एडल्ट्रेशन के जो केसेस होते हैं, जो एडल्ट्रेशन के केसेस होते हैं, वो केमिस्ट्री लैब में जाते हैं। वैसे ही इफ वी टॉक अबाउट forgery cases, fake currency cases, fake passport cases, that comes under document section of forensic science. ठीक है? So particularly when we talk about digital forensics, तो डिजिटल फोरेंसिक्स मुझे ऐसा लगता है ऑल ऑफ अमंग फोरेंसिक, बिकॉज आई एम फ्रॉम कोर फोरेंसिक बैकग्राउंड, सो मैंने सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो हैंडल किए हैं। इनफैक्ट मैंने ऑलमोस्ट हर डिवीजन में जो है, व्हेन आई वाज इन माय मास्टर्स एंड व्हेन आई वाज डूइंग माय ग्रेजुएशन, तो मैंने थोड़ा ऑलमोस्ट हर डिवीजन में अपना जो है एक्सपीरियंस लिया है एज अ ट्रेनी। बट बाय द एंड ऑफ माय मास्टर्स मुझे पता चल गया था दैट I want to do something in digital forensics. So after my masters, I took admission in MPhil and I chose there my specialization in cyber. Okay. तो पहले बिकॉज जब हम कोर फोरेंसिक बैकग्राउंड से होते हैं ना, तो हम इतना टेक सेवी नहीं होते हैं। ठीक है, अगर जो फोरेंसिक के बच्चे हैं दे नोज के हम क्योंकि हमने कोर कंप्यूटर साइंसेस के सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े होते हैं, तो हमने थोड़ा हर फोरेंसिक्स पढ़ लिया है, बट हमने कोर टेक सेवी हम नहीं बन पाए। बट जब हम काम करते हैं धीरे धीरे लैब्स में, और जो हम पढ़ते हैं ना, मैं आपको बताऊं किसी भी फील्ड में हम कोई भी ग्रेजुएशन करते हैं या मास्टर्स करते हैं, तो जो हमारी पढ़ाई होती है और जब हम एक्चुअल फील्ड में जाके काम करते हैं, दैट इज फार डिफरेंट जो भी हमने पढ़ा है। सो या बैक टू डिजिटल फोरेंसिक्स। तो डिजिटल फोरेंसिक साइंस का एक ऐसा डिवीजन है जो कि डिजिटल एविडेंसेस से डील करता है। अब व्हाट इज डिजिटल एविडेंसेस? डिजिटल एविडेंसेस कोई भी हो सकते हैं, लाइक मोबाइल फोन हो गए हमारे, नहीं, जस्ट द प्रीवियस वन बेटा। यस, तो डिजिटल एविडेंसेस हमारे हो सकते हैं मोबाइल फोन्स। सी मैं पीपीटी से नहीं जा रही हूँ, सो मैं अभी स्टार्टिंग से मैं मतलब बैकग्राउंड समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हम डिजिटल फोरेंसिक्स में क्या क्या करते हैं और क्या क्या करेंगे। मैं अभी मतलब आई विल गो विद पीपीटी ऑल्सो, बट मैं बेसिक्स समझाने की कोशिश कर रही हूँ जिससे कि बच्चों को इंटरेस्ट आए थोड़ा। तो सी डिजिटल जब डिवीजन की हम बात कर रहे हैं, तो हमने अपनी लैब में भी डिफरेंट पार्ट्स को डिवाइड कर दिया है। मोबाइल फोरेंसिक्स, डिस्क फोरेंसिक्स, सीसीटीवी फोरेंसिक्स, तो ये सब जो है ना बहुत अलग अलग डिविजन्स हो गए अंडर ये जो डिजिटल एविडेंस डिजिटल फोरेंसिक्स है उसके अंदर। ठीक है, तो हमारे लैब में भी ऐसा ही होता है कि मोबाइल फोरेंसिक्स के केसेस दूसरी टीम को जाते हैं, डिस्क फोरेंसिक के केसेस अलग टीम को जाते हैं, और लाइक मेन तो कोर यही होता है। अब व्हेन यू टॉक अबाउट बेसिक डिजिटल फोरेंसिक्स होता क्या है? किसी भी डिजिटल एविडेंस को प्रिजर्व करना, उसको आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफिकेशन से क्या मतलब है? जैसे ही when we enter into the premises of crime scene, first we have to identify what are the basic digital evidences जो कि हमें चाहिए, जो कि हमें वहां से जो है सीज करने हैं। सी क्राइम सीन पर हम पहले जा ही नहीं रहे हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो है दैट इज आईओ ओनली। पुलिस ही हमेशा क्राइम सीन पे पहले जाएगी। अभी क्या है, अभी रूल्स जो हैं थोड़े चेंज हो गए हैं। इफ यू नो, लास्ट ईयर से जो अमेंडमेंट हुए हैं हमारे, जो अभी जो जितने भी हमारे आईपीसी सेक्शंस वगैरह थे वो चेंज हो गए हैं। तो अभी जो रूल है वो ये है कि कोई भी क्राइम जिसमें 7 साल से ज्यादा की सजा होती है, उसमें फोरेंसिक टीम को मैंडेटरी है क्राइम सीन पे जाना। ओके, सो मैं अपने मेरे पॉडकास्ट में भी ये बहुत सारे मैंने पॉडकास्ट किए हैं, तो मैंने उसमें भी ये चीजें बताई हैं कि फोरेंसिक्स जो है, इनफैक्ट डिजिटल फोरेंसिक्स की भी अगर हम बात करें, तो वो सिर्फ एक क्लीशेड स्टेप्स से नहीं चलता है। मैं यहाँ पर आपको बोल दूं कि हम क्राइम सीन पे जा रहे हैं, मैंने आइडेंटिफाई कर लिया चीज के लिए, ऐसा नहीं होता है। स्टेप्स हम पढ़ते हैं, बट हर चीज को हैंडल और डील करने का तरीका वो तुम्हारा एज एन एक्सपर्ट खुद का होता है, राइट? सो या डिजिटल फोरेंसिक्स
इन लेमन लैंग्वेज, जब भी हमें कोई भी डिजिटल एविडेंस क्राइम सीन पे दिखेगा, तो हम उसको प्रिजर्व कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे और उसका एक्सट्रैक्शन करके, डिजिटल डेटा का एक्सट्रैक्शन करके उसको डॉक्यूमेंटेशन एज इन रिपोर्ट के फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे, जो कि कोर्ट ऑफ लॉ में एडमिसिबल हो, राइट? अब उसमें कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं, ओनली हार्ड डिस्क भी हो सकते हैं, लैपटॉप्स हो सकते हैं। सी सर्वर और नेटवर्क, व्हेन वी टॉक अबाउट एफएसएल्स, जो भी इंडिया की एफएसएल्स हैं, कोर गवर्नमेंट हर स्टेट की जो एफएसएल हैं, उनकी अगर मैं बात करूं, हम लोग लाइव फोरेंसिक्स पे काम नहीं करते हैं। हमारे पास आते हैं डिजिटल एविडेंस आईओ के थ्रू सीज होकर, और फिर हमारे पास उसका एक्सट्रैक्शन और लाइक हमें जो भी प्रोसेस करना होता है हम वो करते हैं। हम क्राइम सीन पे नहीं जा रहे हैं, हमें और पर्टिकुलरली हमें एक फाइल, हमें एक डॉकेट प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें आईओस जो हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होते हैं, उस डॉकेट के अंदर हमें सारी की सारी डिटेल्स प्रेजेंट होती हैं। डिटेल्स एज इन एफआईआर की कॉपी होती है, उसके अंदर मतलब लाइक नेचर ऑफ क्वेरी होता है। मेनली क्या होता है कि क्राइम कुछ भी हुआ हो, उसके अकॉर्डिंग आईओ हमसे क्वेरी पूछेगा। ऐसा नहीं होता है कि हमारे पास फोन आया और आईओ ने हमें बोल दिया कंप्लीट डेटा दे दो। ऐसी भी क्वेरीज आती हैं जिसमें सुसाइड के केसेस होते हैं, जिसमें आईओस को समझ ही नहीं आता है कि हम क्या पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेरी पूछें हम एक्सपर्ट से। तो वो क्या करते हैं, वो हमसे डॉकेट में यही पूछ लेते हैं कि आप इस फोन से, इस डिवाइस से, बीट लैपटॉप और हार्ड डिस्क और एनीथिंग, आप हमें संपूर्ण कंप्लीट डेटा जो है प्रोवाइड करवा दीजिए। ठीक है? तो हम कभी भी जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, मैं एक तुम्हें ओवरव्यू दे सकती हूँ, बट हमेशा ये चीजें जो हैं वो फिक्स नहीं रहती हैं कभी भी। ठीक है? आई होप सबको इंटरेस्ट आ रहा होगा थोड़ा, क्योंकि मैं भी जब भी मैं फोरेंसिक्स की बात करती हूँ, आई गॉट कैरिड अवे, और मैं टॉपिक से हटके मैं चाहती हूँ कि बच्चों को और चीजें पता चले, व्हाट इज हैपनिंग इन फोरेंसिक साइंस एंड लैब्स बेसिकली। सो या नेक्स्ट स्लाइड। सी अगेन, जो भी मैंने बहुत बार ये क्वेश्चन सुना है कि जो डिजिटल एविडेंसेस होते हैं, या इन इन जनरल कोई भी एविडेंस होते हैं, जब एविडेंस आईओ को मिल गए, तो आईओ डायरेक्टली क्यों नहीं उसको सबमिट कर पाते? अगर सबूत तुम्हारे पास मिल गए हैं पुलिस को, तो वो क्यों नहीं डायरेक्टली कोर्ट ऑफ लॉ में उसको सबमिट कर देते और केस को खत्म कर देते? ऐसा नहीं होता। वी आर एन एक्सपर्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेट ऑफ फील्ड। तो हमारी ही रिपोर्ट किसी भी एविडेंस में, चाहे आईओस को मर्डर वेपन क्यों ना मिल जाए, चाहे आईओस के सामने ही मर्डर क्यों ना हो रहा हो, वो एक गवाह बन सकते हैं, बट मर्डर वेपन वो डायरेक्ट खुद जाके सबमिट नहीं कर सकते। उसके लिए आपको मर्डर वेपन एज अ एविडेंस सीज करके क्राइम सीन से लैब में भेजना पड़ेगा। लैब जो है अपनी रिपोर्ट देगा, उस टूल के ऊपर, वो टूल जो है वो फिजिक्स डिवीजन में जाएगा, उसके ऊपर का जो ब्लड है, अगर उस पे कोई ब्लड है या कोई भी बायोलॉजिकल एविडेंस प्रेजेंट है, वो बायोलॉजी डिवीजन में जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग जो भी रिपोर्ट आएगी वो कोर्ट में प्रेजेंट होगी। लाइकवाइज इस ये जो स्लाइड है, इसमें यही है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो है एज अ डिजिटल एविडेंस के रूप में जो पुलिस है वो कोर्ट ऑफ लॉ में जो है वो सबमिट करेगी, मगर वो हमारे थ्रू ही होके जाएगी। वी आर द राइट अथॉरिटी टू प्रेजेंट दैट एविडेंस इन अ राइट मैनर। और कोई भी जो एविडेंस होता है, डिजिटल एविडेंस, राइट, वो 79A आईटी एक्ट के अंदर ऑथराइज होता है। ठीक है? कोई भी इंफॉर्मेशन जो भी पास हो रही है वो 79A आईटी एक्ट से जो है लिंक्ड होती है, काइंड ऑफ। ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड। सी तो डिजिटल एविडेंसेस के ना कुछ रूल्स हैं, थंब रूल्स, एज इन के काइंड ऑफ ये प्ले करता है एज अ फिंगरप्रिंट और डीएनए, कि इट्स यूनिक। यूनिक इन व्हाट सेंस? कुछ कुछ ऐसे हिंट्स होते हैं हमारी फाइल्स में, हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हमें मिलते हैं, जो इमेजेस हमें मिलती हैं, इट एक्ट्स एज अ फिंगरप्रिंट। उसको जो है मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, और अगर वो मॉडिफाई होते हैं तो वो हमें पता चल जाता है।
अभी आगे हम बात करेंगे ये फिंगरप्रिंट से हम कैसे रिलेट कर पा रहे हैं डिजिटल एविडेंसेस को। तो सेकंड पॉइंट है हाईली फ्रिजाइल। अगर मैं बात करूं डिजिटल एविडेंस में स्पेसिफिकली हार्ड डिस्क की, अगर आप हार्ड डिस्क को थोड़ा सा जोर से भी टेबल पे रख देते हैं ना, तो जो उसके अंदर का डेटा है वो खराब, मतलब डिस्क ही अपने आप में खराब या डैमेज होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, राइट? तो हमें जो डिजिटल एविडेंसेस हैं, जब वो सीज भी हो रहे हैं ना, तब भी हम फेरेडे बैग्स यूज करते हैं। फेरेडे बैग्स क्या होते हैं? फेरेडे बैग्स सीजिंग में यूज किए जाते हैं डिजिटल एविडेंसेस की। फॉर इंस्टेंस मोबाइल फोन जब भी अगर उसका नेटवर्क ऑन है, ठीक है, और जो आईओज हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, अगर वहां पर प्रेजेंट हैं और वो जो है नेटवर्क बंद नहीं कर पा रहे, वाईफाई नहीं ऑफ कर पा रहे हैं, तो फेरेडे बैग्स क्या करते हैं, बाहर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एनी सॉर्ट ऑफ कनेक्शंस को वो ब्लॉक कर देता है। जैसे ही, अगर चाहे आपका फोन में सिम है, सब कुछ ऑन है, बट जैसे ही वो फेरेडे बैग्स में मोबाइल फोन जाएगा, सारे कनेक्शंस बाहर से जो है वो कट हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए बहुत ही इजीली फ्रिजाइल इसको हम बोलते हैं कि हमारे डिजिटल क्योंकि आपने सुना होगा कि अब तो हमारे, क्योंकि दूसरे डिवाइसेस से भी हमारा जो मेन फोन है या लैपटॉप्स है वो कनेक्टेड रहते हैं। तो कितनी बार होता है पहले, अब तो क्योंकि आईओएस जो हैं अभी वो क्लासेस भी लेते हैं, तो उनको पता है कि हाउ टू हैंडल, बिकॉज दे आर नॉट फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड, तो उनको नहीं पता होता है कि उस टाइम पे कि मोबाइल फोन से कैसे डील किया जाता है, या मोबाइल फोन को पहले उनको नहीं पता होता था, वो डायरेक्ट लेते थे और ऐसे ही भेज देते थे। इतने में जिसके पास भी लैपटॉप से कनेक्टेड रहते थे मोबाइल फोन्स, वो डेटा ही डिलीट कर देते हैं। और ऐसा नहीं है कि डेटा जो है वो रिट्रीव नहीं किया जा सकता, बट जो इजीली चीजें हमारे फोन में प्रेजेंट होती हैं, उससे थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लेता है डिलीटेड डेटा रिकवर होने में। थोड़ा-सा एज़ इन थोड़ा-सा ज़्यादा, लाइक अगर मेरा एक फ़ोन का एक्सट्रैक्शन 2-3 घंटे में हो रहा है, जो मैं डेटा एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ, और वही अगर डिलीटेड निकालना है तो कंपैरेटिवली मुझे उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, ओके? सो या दैट इज़ इट। नेक्स्ट स्लाइड। So these are the basic step when we reach to the crime scene premises. तो first we have to do is to identify मेरे काम के जो evidences हैं, right? अब मेरे काम के evidences as in, कितनी बार ऐसा होता है कि कॉल सेंटर के केसेस होते हैं। अब कॉल सेंटर में तुमने देखा होगा कि बहुत ज्यादा जो है लाइन से कंप्यूटर सिस्टम्स लगे होते हैं, या अब बात आती है कि हम क्या सीज करें। कभी कभी जो है सिस्टम ऑन होते हैं, कभी कभी ऑफ मोड में होते हैं सिस्टम्स। तो आईओएस को नहीं पता होता था कि इतना ज्यादा जो है चीजें क्या क्या सीज करनी है। उनको पहली बात तो डिजिटल एविडेंसेस ही नहीं पता होते थे कि कितनी बार ऐसा होता था वो कीबोर्ड भी सीज करके ले आते हैं। इफ यू नो, व्हाट डू यू थिंक, कीबोर्ड जो है वो एक डिजिटल एविडेंस हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ऑब्वियसली, राइट? उसमें से कोई डेटा थोड़ी ना हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास लैब में इतनी जो है स्पेस नहीं होती है कि हम सारी चीजें जो है उसको स्टोर करके रख सकें। तो हमें क्या होता है कि अब तो, पहले क्या होता था, अगर कॉल सेंटर पे रेड्स आई हैं, तो आईओएस पूरी की पूरे सिस्टम विद सीपीयू, टन्स एंड टन्स ऑफ सीपीयूज जो हैं वो एफएसएल्स भेज देते थे। बट ऑब्वियसली क्योंकि इतना स्पेस नहीं होता है हमारे जो एक जहां पर सारे एविडेंसेस इनिशियल स्टेज पे स्टोर किए जाते हैं, वहां पर हमारे पास स्पेस ही नहीं होता था। तो अभी बता दिया गया है कि भाई जब भी क्राइम सीन पे टीम जा रही है फोरेंसिक की, तो हमें सीपीयू नहीं, सीपीयू के अंदर से हार्ड डिस्क निकाल के दीजिए, जिससे कि हमें पता हो कि हमारे पास डायरेक्ट ये चीजें आई हैं और इसकी डायरेक्ट एनालिसिस हमें स्टार्ट करनी है। तो आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब भी क्राइम सीन पे जा रहे हैं हमें इंपॉर्टेंट एग्जिबिट्स ही वहां से जो है सीज करने हैं। मोबाइल, इफ देयर इज एनी पेन ड्राइव्स और हार्ड डिस्क, या कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक एग्जिबिट जिससे डेटा आपको लगता है एक्सट्रैक्ट हो सकता है। ओके, चलो आइडेंटिफिकेशन हो गया। देन उसके बाद प्रिजर्वेशन। आइडेंटिफिकेशन के बाद हमने उस एग्जिबिट को प्रिजर्व किया। प्रिजर्व एज इन, जैसे कि मैंने आपको बताया,
मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो कनेक्टेड हो सकते हैं दूसरे डिवाइसेज़ से। हार्ड डिस्क जो हैं वो अगर मैं ऐसे ही नॉर्मल किसी बॉक्स में रख दूँ, तो वो हिल-डुल के, क्योंकि क्राइम सीन से लैब तक भी तो पहुँचाना है उसको, राइट? तो इतने बीच में वो हिल गई बॉक्स में, तो वो एक प्रॉपर अ, थर्माकोल के अंदर पैक करके बिल्कुल उसको प्रिज़र्व करके भेजा जाता है, जिससे कि वो ट्रैवलिंग के टाइम पे उसका ज़्यादा शेक ना हो जाए, वो उसको मतलब उसके अंदर से डेटा लॉस होने के चांसेस ना हो, ऐसे प्रॉपर प्रिजर्वेशन होता है। एंड वन मोर थिंग, व्हेन वी टॉक अबाउट एविडेंसेस ना, तो हर एविडेंस को प्रिजर्व करने का तरीका अलग होता है। इफ वी गेट बायोलॉजिकल एविडेंसेस, तो वो मैं ग्लास वायल्स में मोस्टली प्रिजर्व करती हूँ। और अगर मुझे कोई हेयर स्ट्रैंड्स मिलते हैं क्राइम सीन से, तो वो मैं पेपर बैग्स में भी जो है पैक कर सकती हूँ। सो एंड सो फोर्थ, लाइक तुमको समझना पड़ेगा कि हम डिजिटल एविडेंसेस की बात कर रहे हैं, तो हम अलग तरीके से उसकी पैकेजिंग करेंगे और उसको सीज करके आगे भेजेंगे। सो व्हेन वी टॉक अबाउट ऑल दिस यू नो प्रिजर्वेशन एंड हैंडलिंग ऑफ एविडेंसेस, एक टर्म आता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है चेन ऑफ कस्टडी। अगर इतने सारे प्रोसेस में कोई भी आईओ या एक्सपर्ट चेन ऑफ कस्टडी फॉलो नहीं कर रहा है, तो तुम्हारा केस इज जीरो। जीरो मीन्स वो एडमिसिबल ही नहीं होगा। बीट आपने प्रूफ कर दिया है डीएनए एनालिसिस में कि ये अक्यूज्ड का ही ब्लड है। मैंने अगर मोबाइल फोरेंसिक से रिलेटेड कोई भी कोई रिपोर्ट दी है, अगर चेन ऑफ कस्टडी इस बीच में ब्रेक हो गई, तो मेरा केस ज़ीरो है। बीट मेरे को मिल गया है, बिल्कुल अक्यूज़्ड का मर्डर हो रहा है, फ़ोन के अंदर से जो भी वीडियो मिली है। अब चेन ऑफ कस्टडी होती क्या है? इट्स अ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ क्राइम सीन टू क्राइम लैब, ओके? इसका मतलब है कि क्राइम सीन पे जैसे ही कोई फर्स्ट रिस्पोंडेंट पहुँचा, तो वो पूरा डॉक्यूमेंट किया जाता है, कितने टाइम पे पहुँचा, किसने सबसे पहले जो है एंट्री ली, फर्स्ट टाइम किसने एग्जिबिट हैंडल किया, किसने सीज किया, किससे किया, ये सारे सिग्नेचर, टाइम, नेम पूरा चेन ऑफ कस्टडी में मेंटेन होना चाहिए। क्योंकि कोर्ट ऑफ लॉ में ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखी जाती हैं। अ, यू नो आपने सुना ही होगा, लॉ स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पे, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स भी होते हैं और अक्यूज़ की तरफ से लॉयर्स भी होते हैं। तो वो हमसे, क्योंकि मैं अभी कोर्ट ऑफ लॉ में भी अपनी रिपोर्ट प्रेज़ेंट करती हूँ, रिपोर्टिंग ऑफिसर भी हूँ मैं। तो मैंने काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन्स पूछते हुए देखा है लॉयर्स को, एक्सपर्ट से, क्योंकि वो हमसे इन चीज़ों पे क्वेश्चन नहीं करते हैं। इन चीज़ें मतलब कि अम, मेरी रिपोर्ट में क्या मिला, कि मेरे को मर्डर करते हुए किसी की वीडियो मिली, वो नहीं पूछ रहे हैं। वो ऐसी बेसिक चीज़ें, क्योंकि बीइंग एन एक्सपर्ट हम ये छोटी चीज़ें कभी-कभी भूल जाते हैं कि कहाँ किसने हैंडल किया, बीच में किसने हैंडल किया, कहाँ से ट्रांसपोर्ट होके आया ये। अगर मेरे पास इसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है और किसी लॉयर ने मुझसे पूछ लिया कि आपसे पहले ये एविडेंस टेम्पर हुआ था या हैंडल किसी ने किया था, और मैं उसका अगर आंसर नहीं कर पाई, तो माय केस इज़ ज़ीरो, ओके? तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, और ये जो भी स्टेप्स मैं आगे बता रही हूँ, ये सारी डॉक्यूमेंट होंगी। जब मैं अपनी रिपोर्ट देती हूँ, तो मेरा उसमें जब कोई भी एविडेंस आ रहा है ना, तो वो एक पेपर पार्सल या क्लॉथ पार्सल में सीज़ होके स्टैम्प लग के आता है प्रॉपर, कि उसको कोई खोल नहीं सकता है। सी वो आ गया, वो मेरी ही प्रेज़ेंस में, मतलब रिपोर्टिंग ऑफिसर की ही प्रेज़ेंस में ओपन होता है लैब में। मैं विटनेस होती हूँ, क्योंकि जब मैं कोर्ट में अपने आप को एज़ एक्सपर्ट विटनेस प्रेज़ेंट करूँगी, तो वो मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जब ये केस आपके सामने खुल रहा था, क्या आप वहाँ पे सच में प्रेज़ेंट थे? या अ, जब ये केस जो एग्ज़िबिट्स हैं, आपको खुली कंडीशन में मिले थे या सील्ड ही थे? तो ये सारे जो बेसिक क्वेश्चन्स हैं, आपको अभी लग सकता है कि ये बहुत ज़्यादा लीस्ट इम्पोर्टेंट है, बट ये छोटी-छोटी चीज़ों की वज़ह से हम कोर्ट में हियरिंग जब हो रही है एज़ अ एक्सपर्ट विटनेस, हम लोग अटक जाते हैं। क्योंकि हमने तो अभी देख लिया है, स्टार्टिंग में थोड़ा होता था कि भई नहीं पता चल रहा है कि हाउ टू आंसर दीज़ क्वेश्चन्स, क्योंकि हम इतना बेसिक समझ रहे हैं कि ये क्या ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बट यही जो क्वेश्चंस हैं, वो एक एक्सपर्ट की रिपोर्ट को ज़ीरो बना देते हैं। सो बैक टू आइडेंटिफिकेशन एंड प्रिजर्वेशन, हमारा हो गया, प्रिजर्व कर लिया हमने अपने एविडेंस को। अब जब लैब में आ गया, तो हम उसकी एनालिसिस करेंगे।
डिफरेंट डिफरेंट टूल्स होते हैं हमारे पास, जिसमें कि iOS के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया, जैसे कि iOS जो होते हैं, वो अपनी क्वेरी देते हैं, तो हमें उस क्वेरी के अकॉर्डिंग ही हमें काम करना होता है। फॉर इंस्टेंस मैंने एक केस किया था, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जैसे कि कोई अक्यूज़ था, उससे एक पर्टिकुलर सेट ऑफ विक्टिम से ही डेटा देना था। उसने ऑब्सीन कंटेंट उस विक्टिम को भेजा हुआ था। तो आई गॉट कैरिड अवे अगेन, और मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ कभी-कभी केसेस करते हुए। तो मैंने अपने एडी सर से पूछा कि सर, इसने और भी चैट्स में ऑब्सीन भेजा हुआ है, और भी लड़कियों को, और भी विक्टिम्स हैं जिनको ऑब्सीन भेजा हुआ है, तो हम ऐसा करते हैं सारी चैट्स दे देते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि कभी भी आईओएस के अगेंस्ट नहीं जाना होता। अगर उन्होंने एक क्वेरी से एक ही नंबर, तुम्हें पता है कि इस इंसान ने और भी लोगों के साथ गलत किया है, बट तुम्हारा केस जो है एक ही विक्टिम से रिलेटेड है, तो तुम दूसरों की इंफॉर्मेशन पास ऑन नहीं कर सकते हो। ओके? तो ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया था कि अगर तुमको पता है कि किसी एक अक्यूज़ ने एक मर्डर किया है, बट तुमने फ़ोन में देख लिया है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन एक ऐसा एग्ज़िबिट या एविडेंस है ना, जिसके अंदर कोई भी, मुझे ऐसा लगता है कोई भी एविडेंस के अंदर इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती जितनी मोबाइल फ़ोन के अंदर से हो सकती है। आई गेस पूरी लाइफ़ तुम लोग की, फो हम सबकी, नॉट ओनली आप लोग, हम सबकी ही एक लाइफ़ जो है वो मोबाइल के अंदर है। हमारा सुबह मॉर्निंग रूटीन से लेके रात तक के सोने का सब वो डॉक्यूमेंट कर रहा है हमारा फ़ोन। तो मोबाइल फ़ोन में से जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, दैट एक एक एक्यूज़्ड का या एक इंसान का पूरी पर्सनैलिटी खोल के रख देता है। तो अगेन के अगर हमें दिख रहा है कि हमें एक ही मर्डर से रिलेटेड वीडियो देनी है, तो हम एक ही देंगे। हमें ऐसा नहीं है कि हम और भी मर्डर करते हुए वीडियो दे देंगे, अगर हमसे नहीं पूछा गया है तो। हमने एनालिसिस कर लिया डिफरेंट टूल से, फिर हमने डॉक्यूमेंटेशन किया। डॉक्यूमेंटेशन ऐज़ इन के जब हम क्राइम सीन पे जा रहे हैं, वहाँ की तो फ़ोटोग्राफ़ी होती ही है, यू नो बट जब मैं केस ओपन कर रही हूँ, तो देयर इज़ अ सेट ऑफ रूल के जब भी एग्ज़िबिट लैब में ओपन होगा, तो उसकी प्रॉपर फ़ोटोग्राफ़ी एंड वीडियोग्राफ़ी होगी। तो वो हमारा एक डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट रहता है, जिससे कि हमारे पास रिकॉर्ड होता है कि ये इस दिन हमने ऐसे इतने, हमारे पास पैकेट से अगर हमने खोले हैं एग्ज़िबिट्स, तो उसके अंदर से ये एग्ज़िबिट्स निकले हैं, इतनी सिम निकली है, इतनी हार्ड डिस्क या इतने मोबाइल फ़ोन और कौन-सी कंपनी का। तो इससे कि हमें हम मेक श्योर कर लेते हैं कि जो भी अ, आईओ ने हमें भेजा है सील करके पेपर पैकेट या क्लॉथ पार्सल में, उसकी डिटेल्स जो बाहर पैकेट पे लिखी होती हैं, हमें वही मिली हैं। अ, इसका एग्ज़ाम्पल मैं आपको ऐसे बताती हूँ कि जैसे कि किसी आईओ ने जो हमें एग्ज़िबिट भेजा है, उसके ऊपर लिखा है ओप्पो का फ़ोन हम भेज रहे हैं सीज़ करके, और उसकी डिटेल्स थोड़ी दी हैं। बट जब हमने उसको ओपन किया लैब में, तो वो ओप्पो का फ़ोन ना होकर आईफ़ोन निकल गया। तो ये इसीलिए डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम केस ओपन करते हैं, तो हम उस पैकेट को, जो जिसमें एग्ज़िबिट जो है सीज़ होके आया है, आगे-पीछे, लेफ्ट राइट हर एंगल से उसको शो करते हैं, और जब ओपन कर रहे होते हैं और उस पैकेट में से निकाल रहे होते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट होता है कि भई इस पैकेट में से एज़ पर आईओ ओप्पो का फ़ोन होना चाहिए था, बट निकला है जो वन प्लस का, राइट? तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एंड देन प्रेज़ेंटेशन। अब यहाँ पे प्रेज़ेंटेशन मैंने एनालिसिस कर ली, डॉक्यूमेंटेशन कर लिया, प्रेज़ेंटेशन रिपोर्ट का पार्ट होता है। अब रिपोर्ट कैसे बनती है? जो मेरी फाइंडिंग्स होंगी, बी इट पॉज़िटिव और नेगेटिव, ज़रूरी नहीं है कि आईओ ने जो हमसे माँगा है वो 100% केसेज़ में हम उनको प्रोवाइड ही करवा पाएँ। कितने केसेज़ में नहीं होता है जिसमें हमारी नेगेटिव रिपोर्ट जाती है। तो प्रेजेंटेशन इज ऑल अबाउट रिपोर्ट, जो कि आरओ प्रिपेयर करता है, रिपोर्टिंग ऑफिसर, और उसी के बेसिस पे जो है हमें एज एन एक्सपर्ट विटनेस कोर्ट में प्रेजेंट होना होता है। नेक्स्ट स्लाइड। सी अगेन मैंने जैसे कि बताया था, टाइप ऑफ डिजिटल एविडेंसेस, देयर इज कंप्यूटर फोरेंसिक्स, नेटवर्क फोरेंसिक्स, डेटाबेस फोरेंसिक्स एंड मोबाइल फोरेंसिक्स। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड। सो जो हमारी क्लीशेड लैब्स हैं ना एफएसएल की, आपको पता ही होगा, हमारी इंडिया में 7 सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी हैं, ओके? 7 सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी अभी तक 7 ही हैं, 7। आई होप सबको जो भी मैं बोल रही हूँ सबको समझ में आ रहा होगा। इफ एनीबॉडी इज फेसिंग प्रॉब्लम, यू कैन लेट मी नो। Yes, ma'am. Ask the question. ओके।
मैम कैन आई आस्क अ क्वेश्चन? एक श्योर क्वेश्चन श्योर है श्योर 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 श्योर। मैम, बस आप उस थोड़ा सा मैम दिशा में बता सकते हैं कि जैसे कि मैम हमें लॉ में पढ़ाया जाता है कि बेल इज अ रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन। तो मैम एक्यूज को बहुत बार एस्केप मिल जाता है, और लॉयर्स को, वो जो एक्यूज के लॉयर्स जो आपको मैम ट्रबल करते हैं, वो थोड़ा बता दीजिए। हमें उसके बारे में जीरो नॉलेज है, तो मुझे पता नहीं है वो क्या क्वेश्चंस पूछते हैं इन सिनेरियोज में। आप तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग केस लेके जाएंगे कोर्ट में, तो वो बता सकते हैं तो प्लीज बता सकते हैं प्लीज मैम अपने एक्सपीरियंस से। सी मैंने जिसमें मैम अपना जैसे, हम्म। यस मैम, जैसे आप बिल्कुल ट्राई करेंगे 100%, वो अपना 200% लगाएंगे कि उसको बचाने के लिए, और मैम मिल भी जाती है बेल बहुत सीरियस केसेस में। तो हम्म। वो थोड़ा मैम आप कोट कर दिए तो मैम बहुत हेल्प हो जाएगी। सी बेल इट्स टोटली डिपेंड ऑन जजेस, ओके। अगर जज को लग रहा है मेरा जो भी रिपोर्ट मैंने दी है और मेरा एविडेंस जो है बहुत स्ट्रांग है, तो सी आपको भी पता है सिस्टम इतना तो स्ट्रांग नहीं है कि हर चीज हमारे अकॉर्डिंग चलेगी, जो कि मैंने देखा है। अ, हमसे जो लॉयर्स होते हैं ना, क्रॉस एग्जामिनेशन जब होता है, मैं पीपी की बात नहीं कर रही हूँ, जो नॉर्मल लॉयर जो अक्यूज के साइड के लॉयर्स होते हैं डिफेंड करने के लिए जो आते हैं, वो हमें ना टेक्निकल चीजें नहीं पूछते कभी भी, क्योंकि उन्हें पता है वो खुद भी टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं है। तो वो हमें कहाँ फंसाते हैं, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि ये चेन ऑफ कस्टडी जैसे पूछ लिया, मतलब बहुत लेमैन क्वेश्चन, जो कि मतलब तुम कैसे एज एन एक्सपर्ट मैं कैसे प्रिपेयर होके जाऊंगी कि हाँ मैंने अपने रिपोर्ट में ऑब्सीन कंटेंट दिया, चाहिए था विक्टिम और एक्यूज से रिलेटेड, मैंने वो दे दिया, या मेरी जो भी रिपोर्ट थी उसके अकॉर्डिंग मैंने वो प्रेजेंट कर दी। बट मैंने उनको क्वेश्चन करते हुए क्या देखा है, अच्छा जब केस ओपन हो रहा था आप वहां प्रेजेंट थे, आपको कैसे पता है कि इस फ़ोन के अंदर टेम्परिंग नहीं की गई? आपको कैसे पता है कि इस फ़ोन जब जो भी मैसेजेस आपको मिले हैं कि वो अक्यूज़्ड के ही हाथ में थे ये फ़ोन? तो ये जो ये कुछ क्वेश्चन्स हैं जो कि जिनका कोई कोई मीनिंग नहीं है, या यू कैन से इट्स ऑल लेम, बट वी हैव टू गो थ्रू दिस ऑब्वियसली। तो मैंने ये क्वेश्चंस देखे हैं, और मैंने जितने केसेस भी किए हैं, हमारे जो पीपी होते हैं ना, और जो भी जजेस होते हैं, जब बहुत ज्यादा ऐसे लेम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो खुद ही टोक देते हैं कि दिस इज ऑल बुलशिट, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, बट वो खुद ही बोल देते हैं कि ये क्वेश्चन जो है वो रेलेवेंट नहीं है, आप कुछ ऐसा पूछिए जिस जो कि थोड़ा रेलेवेंट हो केस से रिलेटेड। तो या बेल इसलिए मिल जाती है कि बेल इन केसेस में मिलती है जहां पर हमारी जो रिपोर्ट्स हैं वो पेंडिंग है। अगर सारे डिवीजन से भी एक एक क्राइम है, क्राइम सीन में से ब्लड मिला है और क्लोथ्स मिले हैं, एविडेंसेस, डिजिटल एविडेंसेस मिल गए, सारे ऐसे एविडेंसेस मिल गए जो कि बता रहे हैं कि यही अक्यूज है। ठीक है, डीएनए पॉजिटिव आ गया है, मेरे फोन से रिपोर्ट मिल गई, सब कुछ। तो उस केसेस में तो कहीं मतलब बेल मिलना पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, काफ़ी टाइम में ये हो सकता है कि हमारी रिपोर्ट कोर्ट तक पहुँची नहीं है, तो उस केस में मिल सकती है अगर जज अलाउ करे तो। ठीक है, वरना मैंने अभी तक तो अगर हमारी रिपोर्ट चली गई है और वो पॉजिटिव एज़ इन कि दिख रहा है जो हमसे आईओ ने माँगा है, वो हमें मिल गया है और वो कोर्ट तक पहुँच गया है, तो उसमें तो मतलब मैंने देखा नहीं, अब एज़ फार एज़ आई नो मैंने नहीं देखा है कि किसी को बेल मिली हो। अगर नहीं रिपोर्ट पहुँची है तब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, है ना? आई होप मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर पाई हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू। जी। सी तो जितनी भी एफएसएल है मैं ये आपको बता रही थी, हम ना लाइव फोरेंसिक्स पे काम नहीं करते हैं। लाइव फोरेंसिक्स एज़ इन मालवेयर एनालिसिस हो गया, नेटवर्क एनालिसिस हो गया। हम जब क्राइम हो गया, सी साइबर सिक्योरिटी और फोरेंसिक्स में यही डिफरेंस है बेसिकली, कि जब हम ये एफएसएल वाली फोरेंसिक्स की बात कर रहे हैं, जो हम कोई भी इंडिया के एक्सपर्ट्स काम कर रहे हैं, हम लाइव फोरेंसिक्स पे काम करते ही नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे पास आफ्टरमैथ ऑफ द क्राइम हो रहा है कि हमारे पास मोबाइल फोन्स आ गए, और मोबाइल फ़ोन भी कैसे पूरा उसको कवर करके, मतलब जैसे कि बाहर से कनेक्शन ना हो, फ्लाइट मोड पे डाल दिया जाता है उन फ़ोन्स को, हार्ड डिस्क निकाल के आती हैं हमारे पास, और कभी-कभी जो है एक्सपर्ट्स नहीं पहुँच पाते, जैसे कि पुराने पिछले केसेज़ में, अब तो मैंडेटरी हो गया है। आईओज़ जो हैं, सारी चीज़ें जब भेज देते थे, तो वो पूरा लैपटॉप, पूरा सिस्टम उठा के भेज देते थे, जिसकी ज़रूरत नहीं होती थी। ऑब्वियसली मॉनिटर का हम क्या करेंगे, अगर हमें तो सिर्फ़ हार्ड डिस्क चाहिए होती है ना। तो ये सारी चीज़ें जो थी ना, अ,
अभी काइंड ऑफ बहुत ज्यादा सॉर्टेड हो गई हैं और हम ऐसी चीजों से डील कर रहे हैं जो कि नेटवर्क पे नहीं है, ठीक है? हम थ्रेड्स पे काम नहीं कर रहे हैं, हम क्राइम हो गया, हम बेसिकली डेटा निकाल के दे रहे हैं, बिट प्रेजेंट और डिलीटेड, ठीक है? तो कंप्यूटर फोरेंसिक्स में ऑब्वियसली एज़ नेम सजेस्ट कंप्यूटर फोरेंसिक्स की ही बातें हो रही हैं, उसमें हम डेटा प्रोसेस करेंगे, एनालाइज़ करेंगे कंप्यूटर से निकाल के, ठीक है? अब नेटवर्क फोरेंसिक्स की जब हम बात आ रही है, उसमें ट्रैफिक लॉग्स जो होते हैं, उसको हम एनालाइज़ करते हैं, जो कि हम एक्चुअल में लैब में नहीं कर रहे हैं, ये हमारा काम नहीं है, ठीक है? आपने सुना होगा सीडीआर होता है, कॉल डेटा रिकॉर्ड्स, वो भी हमारा काम नहीं होता, वो साइबर सेल का काम होता है। साइबर सेल और साइबर फोरेंसिक लेबोरेटरी बहुत ज़्यादा अलग हैं, ओके? तो ये जो साइबर अटैक और डेटा ब्रीचेस की बात हो रही है ना नेटवर्क फोरेंसिक्स में, दैट कम्स अंडर लाइव फोरेंसिक्स, राइट? सो अगेन हमारा पार्ट नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड। डेटाबेस फोरेंसिक्स से क्या समझ रहे हैं हम? इफ यू नो, हमारे फोन में व्हाट्सएप भी डेटाबेस बना रहा है, ठीक है? अब जितने भी ऐसे थर्ड पार्टी एप्स जो डेटाबेस सेव करके रखते हैं, उसको हम डेटाबेस फोरेंसिक्स बोलेंगे, ठीक है? बहुत ईज़ी सॉर्टेड, मुझे नहीं लगता कि मैं कोई भी एक ऐसा टर्म यूज़ कर रही हूँ जो कि शायद आपको, मेरी ऑडियंस जो भी है बच्चे, उनको नहीं समझ में आ रही हो, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, यू कैन आस्क मी, यू कैन कनेक्ट टू मी ऑन माय लिंक्डइन, और यू कैन वॉच माय पॉडकास्ट हिमांशी श्रीवास्तव, आप डालेंगे तो आप देख सकते हैं। उसके अंदर भी मैंने बहुत सारे केसेस जो हैं एक्सप्लेन किए हुए हैं। सो अगेन मोबाइल डिवाइस फोरेंसिक्स। अब मोबाइल डिवाइस फोरेंसिक्स में ऑब्वियसली जब भी किसी भी तरीके के एक फीचर्ड फोन होते हैं, फीचर्ड फोन कौन से होते हैं? जो टाइप कीपैड वाले फोन नहीं होते थे, उसको हम फीचर्ड फोन बोलते हैं, और सेकंड इज एंड्रॉइड फोन और अपने आईफोन जो है। अब किसी भी तरीके के जो है हमारे पास फोन आ सकते हैं और उससे हमें डेटा जो है एक्सट्रैक्ट करके देना होता है एज पर आईयूज क्वेरी। सो या नेक्स्ट। नेक्स्ट। अब ये जो कुछ नाम है यहाँ पर, ये हमारे कुछ, ये जो मैंने आपको पहले ब्रॉड बताया कि मोबाइल फोरेंसिक, कंप्यूटर फोरेंसिक्स एंड डेटाबेस फोरेंसिक्स, राइट? अब उसके अंदर से हमें ये सब एविडेंसेस मिलते हैं। सीडीआर, हमें रिकॉर्ड मिल जाएगा। सीडीआर एज इन हम क्या करते हैं, हम नॉर्मल फोन के कॉल लॉग्स नहीं देते, क्योंकि वो पुलिस भी प्रोवाइड करवा सकती है अगर आईओ मांगे तो। हम कौन सी कॉल्स प्रोवाइड कराएंगे? हम डिलीटेड डेटा व्हाट्सएप का। यूजुअली हमारे पास ऐसे आते हैं कि फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, स्नैपचैट का, इन सब पे कॉलिंग का प्रोसेस होता है, तो हम ये वाली कॉल रिकॉर्ड्स जो हैं वो प्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे कॉल डिटेल रिकॉर्ड की बात हो रही है, जो कि नॉर्मल कॉल्स होती है ना, हम नॉर्मल कॉल जो करते हैं रादर देन थर्ड पार्टी ऐप, उसकी बात हो रही है। ईमेल्स जो है, हम ईमेल्स निकाल के देते हैं, कुकीज हो गए, रजिस्ट्री हो गई, इमेजेस, वीडियोस और डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट स्लाइड। पीडीएफ फाइल्स, ट्रांजैक्शन लॉग्स, एसएमएस हो गए, अपनी ब्राउजिंग हिस्ट्री हो गई। ब्राउजिंग हिस्ट्री से मैं तुमको एक केस बता सकती हूँ, इफ यू आर इंटरेस्टेड। तो हमें हमसे आईयू ने पूछा नहीं था, ठीक है, कि हमें ब्राउजिंग हिस्ट्री दो, बट वो केस ऐसा था कि किसी ने अपनी दादी का मर्डर कर दिया, और उसके अंदर वो भी किसी ने क्या, दे वर लाइक 15-16 ईयर ओल्ड किड्स। तो उन्होंने प्लानिंग प्लॉटिंग की उनका मर्डर करने की, और उन्होंने सर्च किया हुआ। हमसे तो आईओ ने कुछ और ही मांगा था, ठीक है, बट उन्होंने हमसे ऑल डेटा मांगा था। ऑल डेटा एज इन कि भाई तुम संपूर्ण डेटा दे दो, कभी कभी नहीं पता चलता आईओस को एक पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेरी। तो अब जब उन्होंने ऑल डेटा मांग लिया, तो हमें एक अथॉरिटी मिल गई कि हम चीजें ना टैग करके भी दे सकते हैं अपनी रिपोर्ट्स में। टैग एज इन कि ये तो आपका ऑल डेटा है रिपोर्ट में, बट ये जो मैं टैग्ड आइटम्स दे रही हूँ, दिस माइट बी ऑफ एनी यूज, तो आप ये देख सकते हो। सी, हमें ना अपनी हदें पता होती हैं कि हम इससे ज्यादा कोर्ट में आगे नहीं जा सकते। जैसे कि कोई मुझसे ये पूछ सकता है कोर्ट में कि जब आपसे आईओ ने पूछा ही नहीं कि ब्राउजिंग हिस्ट्री चाहिए, तो आप कैसे दे रहे हो? तो मैं उसका ये आंसर कर सकती हूँ कि मुझसे ऑल डेटा मांगा गया था, बट क्योंकि एफआईआर, हमारे पास एफआईआर आई है। यूजुअली मैं स्टार्टिंग में एफआईआर नहीं पढ़ती, क्योंकि कहीं ना कहीं बीइंग एन एक्सपर्ट, आप बीइंग एन ह्यूमन, नॉट एन एक्सपर्ट, बीइंग एन ह्यूमन, आप ना इंक्लाइन हो जाते हो वो स्टोरी सुन के। एंड आई एम टेलिंग यू गाइज, आई डोंट नो हाउ टू से दिस, बट
जितनी एफआईआर हमारे पास आती हैं केसेस में, और कितनी गर्ल्स मेरा जो ये सेशन है अभी अटेंड कर रही है, फीमेल्स कितनी हैं अभी यहाँ पर? ऑलमोस्ट रफ आइडिया? एनीबॉडी? एम आई ऑडिबल बच्चों? यस मैम। हाँ जी, तो कितने फीमेल्स अभी अटेंड कर रही हैं ये सेशन? प्रेजेंट मैम। एटलीस्ट 20 मैम। तो यू विल बी शॉक्ड टू नो कि हमारे पास जितने फीमेल हरासमेंट और रेप के केसेस की एफआईआर आती है ना, उसमें से 20 फॉर इंस्टेंस 20 ही केस आए हैं, तो उस 20 में से 15 फेक होती हैं। मैं फीमेल होके आपको ये आंसर कर रही हूँ क्योंकि यू नो पीपल आर लाइक कि वो अगर तुम्हारी किसी से नहीं बन रही है ना, शायद मैं किसी की फ्रेंड हूँ और कुछ टाइम बाद हमारी लड़ाई हो गई है, मैंने केस कर दिया कि भाई लाइक अगर मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ और मैंने थोड़ा टाइम बाद जो है हम दोनों की नहीं बन रही है और ऑब्वियसली तुम्हारे कुछ इंटीमेट मूवमेंट्स हुए होंगे, तो उसके बेसिस पे लड़कियां केस कर रही हैं। और यू विल बी शॉक टू नो कि हमें फोटोज वीडियोस मिलते हैं प्रॉपर, क्योंकि हमारे पास फोटोग्राफ्स भी आती हैं कि भाई ये विक्टिम है, ये अक्यूज है, आपको देखना है कि जबरदस्ती की गई है या नहीं, इससे रिलेटेड कोई वीडियोस फोटोज हमें दी जाएं। और इतने इंटीमेट वीडियोस हमें मिलते हैं और उसमें एफआईआर में पता है ऐसी इन्फॉर्मेशन कि मुझे जबरदस्ती खींच के ले गए, मेरे जूस में कुछ मिला दिया था तो ले गए। एंड मतलब तुम खुद अगर जो भी बच्चे फोरेंसिक्स में हैं और जब आप लोग लैब में जाएंगे एज एन इंटर्न और जब आपकी जॉब लगे तुमको खुद लगेगा यार कि 15-20 केसेस में जो भी हम करें 5 काम के होते हैं कि हाँ सच में हम किसी को न्याय दिलाने का काम करें। बाकी जो ये 15 है ना, आई डोंट नो कि लोग इतने खाली हैं या क्या चाहते हैं आउट ऑफ लाइफ, बट मैं ये फीमेल होकर आपको ये बात बता रही हूँ कि सच में वो चीजें फेक हैं, क्योंकि जब हमें इतनी इंटीमेट मूवमेंट्स के पिक्चर और वीडियोस मिल रहे हैं तो तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती एकदम से नहीं कर रहा है, फॉर श्योर नहीं कर रहा। और ऐसा नहीं है कि फीमेल सी, मेल भी कभी कभी तो हमें ऐसे ऐसे होता है कि केसेस में लड़कियों को लड़के परेशान कर रहे हैं कि उनकी ऑब्सीन वीडियो हर जगह वायरल कर दिया है, हर जगह एज इन के किसी टाइम पे वो रिलेशनशिप में थे और अभी वो नहीं है तो उसके व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह वायरल कर दिए। तो चीजें कहीं ना कहीं मिसबैलेंस तो हैं। और ये तो लाइक लड़कियां तो फेक कर रही हैं और लड़के जो हैं उनसे पैसे की डिमांड कर रहे हैं इन रिटर्न। तो हमें वो चैट्स या ट्रांजैक्शंस देने होते हैं कि जब लड़कियों से पैसे ऐंठे जाते हैं लड़कों से, लड़के जो पैसे ले रहे हैं इन केसेस में, तो हमें वो चीजें जो हैं एज एन एविडेंस देनी होती हैं। सो या एटीएम ट्रांजैक्शन लॉग से वो मुझे याद आया था, इंस्टेंट मैसेज हिस्ट्री, इंटरनेट ब्राउजिंग हिस्ट्री, लाइक बहुत इजी है ये तो आप खुद से ही समझ पा रहे होंगे कि क्या क्या एविडेंसेस मैम हमें। एक्चुअली ये चीज भी हुँ, है कि हमारी कंट्री में ऐसा मतलब लो है जो ये हुँ, हुँ। प्रिज्यूम करके चलता है कि लड़कियां कभी झूठ बोल ही नहीं सकती इन केसेस में। एग्ज़ैक्टली, यस, तो बिल्कुल। ये मतलब लड़कियों के लिए एक पॉइंट हो जाता है एडवांटेज का कि उन्हें सिंपैथी मिल रही है इन सब चीजों से। बिल्कुल मिल रही है। मैं आपको तो मैंने अभी शायद रिसेंट ही कल भी मैंने कोई केस किया है। आई एम नॉट सेइंग कि इसमें लड़कियों की या किसी की भी ऐसे वाली गलती है, बट अ, जब तुम किसी को ऐसे ओपनली है तो तुम, क्योंकि अभी हम सारे साइंटिफिक लोग हैं, अगर तुम ऐसे रोड पे किसी को ऐसे जाके बोल दोगे ना कि जितनी भी एफआईआर हो रही है रेप से रिलेटेड कि वो फेक हैं, हम सबको लोग पकड़ के मारने वाले हैं बहुत ज़्यादा, ह्यूमन राइट्स वाले। उन क्योंकि मार्चिंग करने लगते हैं कैंडल लेके, उनको बैक स्टोरी पता ही नहीं है। इफ यू नो, तुमने वो केस देखा गुरुग्राम में प्राइवेट पार्ट सैनिटाइजर डाल के जला दिया था? एनीबॉडी? नो मैम आई थिंक नहीं। इस सेशन के नहीं, बाद वो न्यूज स्टोरी में। देखना जाकर। वो केस हमारी लैब में ही आया हुआ था। तो दो बच्चे थे, काइंड ऑफ बच्चे ही हैं वो, लाइक 16-20 एज के ही हैं, इससे ज्यादा तो बड़े नहीं है, छोटे ही थे। अभी दैट गर्ल वाज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, कहीं कहीं से थी वो, और वो दोनों लिव इन में रहने लगे। वो लड़का दिल्ली कहीं बुराड़ी साइड का था। वो दोनों समहाउ लिव इन में रह रहे थे और मतलब उनके जो एविडेंसेस मिले,
वो ऐसे ही प्रिडिक्ट कर रहे थे कि वो एक बच्चों की तरह रह ही नहीं रहे हैं। लाइक 16-17 इयर्स क्या होता है? तो उनके फ़ोन से ऐसी-ऐसी चीज़ें मिली हैं, इतना ऑब्सीन कंटेंट मिला है, इतना कि वो सर्च भी ऐसे ही कर रहा था अपने फ़ोन में से कि कैसे प्राइवेट पार्ट्स को जलाने के बाद कितना डैमेज होता है। मतलब किसी का माइंडसेट ही ये है, ठीक है? प्लस जब तुम्हें फर्स्ट इनिशियल स्टेज पे ही पता चल गया कि सामने वाला, चाहे वो लड़का हो या लड़की, के अब्यूसिव है इन एनी वे आई एम टेलिंग यू। फिजिकल होना तो बहुत दूर की बात है, मार देना। बाकी अगर वो किसी भी तरीके से अब्यूसिव है, तुमको उस सिचुएशन से बच जाना चाहिए। और ये मैंने ऐसा देखा कि जिनके साथ एक्चुअल में ये चीजें हो रही है ना, रेप, वो आधे केसेस रजिस्टर होते ही नहीं है। क्योंकि हमारा तो पुलिस से इंटरेक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वो बताते हैं कि कई लोग जो है ना डर से ही नहीं करवाते हैं रजिस्टर। और ये जो 20 में से 15 केस जो मैंने आपको बोले ना, उन केसेस में क्योंकि उनको सेटलमेंट करना है, लड़कियों को, या जो भी रीज़न है, उस केसेस में ये लोग क्या करते हैं, सेटलमेंट कर लेते हैं कि भई इतना अगर आप हमें कोर्ट में देंगे मनी, तो हम सेटल कर लेते हैं। दैट्स इट। मैम तो ये बट एक चीज भी है, जैसे बीएसए में एक सेक्शन है जिसमें ये बोला गया है कि अगर कुछ भी ऐसा मतलब एक्टिविटी होती है या फिर कोई रेप केस है, मतलब लड़की की ऐसा माना जाता है कि उसने कंसेंट नहीं दी है। बट हुँ, ये हुँ। चीज गलत है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि लड़की की कंसेंट भी हो, उसने अपनी मर्जी से करा हो। हर बार ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि हर बार लड़की के ऊपर ही बात आए कि उसने जबरदस्ती करी है। मैं आपको बोल ही रही हूँ ना ये चीज़ कि भई पहली बात तो तुमको अगर पता है कि सामने वाला ऐसा इंसान है, तो तुमको जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और हम बीइंग एन एक्सपर्ट, मैं तो आपको ये बताऊँ कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। हमारे सामने-सामने हमें सारा डेटा मिलता है और हमको पता चल रहा है मैसेजेज़ में। कितनी बार ऐसा होता है कि जो लड़की कंप्लेंट कर रही है, क्योंकि कभी-कभी एक्यूज़्ड विक्टिम दोनों के फ़ोन आते हैं। तो जिसने बीइंग एन विक्टिम अपने आप को प्रेज़ेंट किया है, वो सेम टाइम पे कम से कम 4 या 5 लड़कों से बात कर रही है। तो तुम विक्टिम कैसे हुए? और यहाँ पे मैं सिर्फ लड़कियों को बोल नहीं रही, लड़के भी सेम। जहाँ लड़के अपने आप को ये बता रहे हैं कि वी आर विक्टिम और हमारे साथ इक्वली चल रहा है वो, इक्वली। क्योंकि फ़ोन, मैं तुमको बताऊँ, कोई सारे फोरेंसिक्स, डिजिटल फोरेंसिक्स के आगे फेल हैं, क्योंकि जो फ़ोन से निकल रहा है ना, और ऊपर से वो भी डिलीटेड, ओह माय गॉड! लाइक प्लेंटी ऑफ एविडेंसेस फ्रॉम डिजिटल एविडेंस, कि तुम बस कोई भी व्हाट्सएप खोलो या कोई भी ऐप उनके फ़ोन से, थर्ड पार्टी ऐप खोलो, तुमको पर्सनैलिटी ही पता चल जाएगी कि इस बंदे का रूटीन क्या था। तो कुछ चीज़ें क्या है, हम आपकी भी बीइंग एन लॉयर आप सब बनेंगे, और बीइंग एन एक्सपर्ट हम सबको अपनी लिमिटेशन पता होनी चाहिए। कोर्ट से बड़ा कुछ नहीं है। एट द एंड यही बात है कि कोर्ट जो है वो सबसे बड़ा है, जो जज डिसाइड करेंगे, जो लोग जो लॉयर्स जो हैं, अगर वो अपने आप को प्रॉपर डिफेंड कर पा रहे हैं, या पीपी जो हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख पा रहे हैं, सारी चीज़ें कोर्ट में ही डिसाइड हो रही हैं। चाहे मेरा कितना भी एविडेंस जो है स्ट्रॉन्ग ना हो। वैसे तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव है और उसको फिर भी जो है नज़रअंदाज कर दिया गया हो। ये हो सकता है कि डिले हो सकती है। आपने तो सुना है ना, तारीख पे तारीख। तो ऐसा क्या है, जो होते हैं ना डिफेंड करने वाले लॉयर जो हैं, वो तारीख ले सकते हैं कि चलो अभी जो है ये वाला जो रिपोर्ट है अभी पेंडिंग है, नेक्स्ट से उस पे तारीख में हम जो है सेटलमेंट या जो भी आगे की कार्रवाई हम पूरी कर सकते हैं। सो या मतलब चीज़ें जो हैं थोड़ी तो मेस्ड अप हैं हर फील्ड में। नेक्स्ट स्लाइड। अगेन, जो कि मैंने आपको बताया, डेटाबेसेस जो हैं हमारे एविडेंसेस हैं, कंप्यूटर की मेमोरी हमारी एक एविडेंस है, प्रिंट लॉग्स भी, लॉग्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक डोर्स, मतलब जो भी डेटा स्टोर कर रहा है ना, वो हमारा एविडेंस हो सकता है। स्मार्ट वॉचेस में से डेटा निकलता है, आईओटी डिवाइसेस में से। नेक्स्ट। नेक्स्ट। मैं आपको कहीं न कहीं ये ऑलरेडी आइडिया दे चुकी हूँ कि स्टेप्स क्या रहते हैं, बट मेनली एक्यूज़िशन हम बोलते हैं। एक्यूज़िशन किसको बोलते हैं? हमने आइडेंटिफ़ाई कर लिया, हमारा डिजिटल एविडेंस प्रिज़र्व कर लिया। एनालिसिस, जो कि मैंने आपको बताया लैब में आके, ये जो आइडेंटिफ़िकेशन और प्रिज़र्वेशन का पार्ट है ना, वो होता है क्राइम सीन पे। ऑब्वियसली हम आइडेंटिफ़ाई कर रहे हैं और प्रिज़र्व कर रहे हैं। अच्छा, वन मोर थिंग, जब हम आपने सुना होगा कि कहीं पर
रेड पड़ी है, इनकम टैक्स की रेड है, तो उन केसेस में क्या होता है, वो डायरेक्ट उसमें ना अरेस्ट करने का परमिशन नहीं होता है। उसमें कहीं गए, रेड किया, तो कुछ-कुछ केसेस में मोस्टली लोग क्या करते हैं, पुलिस क्या करती है, प्राइवेट एक्सपर्ट्स हायर करेगी क्योंकि डेटा मिल जाए, वहाँ से जो है सीज़ हो जाए। तो लाइव फोरेंसिक वहाँ जो है काम में आती है कि वहाँ पर गए और वहाँ पर ही जितने उनके लैपटॉप है, जिनके भी घर पे ऑफिसेज़ में रेड पड़ी है, उन सारे बंदों के अक्यूज़्ड के फ़ोन लिए, लैपटॉप्स लिए, कंप्यूटर सारा वहाँ से आइडेंटिफ़ाई करके प्रिज़र्व कर लिया। तो वो हम लाइव फोरेंसिक्स में देख सकते हैं क्योंकि वहाँ पर भी बहुत रेयर केस में जो है लैब से लोग जा रहे हैं, बहुत रेयर। वरना पुलिस क्या करती है, शॉर्ट नोटिस पे प्राइवेट एक्सपर्ट्स हायर कर लिया कि डेटा हमारे पास मिल जाए और प्रोसेसिंग के लिए हम बाद में भेज देंगे उसको, एनालिसिस के लिए लैब में भेज देंगे कि अभी तो हम उठा लें डेटा। तो एक्विजिशन पार्ट जो है वो क्राइम सीन का पार्ट होता है, आइडेंटिफाई कर लिया हमने एविडेंस और प्रिजर्व कर लिया लैब से। सेकंड एनालिसिस, ये अब हमारा पार्ट आ गया, अब मेरे पास आ गया एविडेंस, मैं उसका एक्सट्रैक्शन करूँगी, फ़ोन का, हार्ड डिस्क का, सीसीटीवी हो गए, डीवीआरस, जितनी भी ये सारी जो चीज़ें हैं, वो मेरे पास आ गई, अब मैं उसका एक्सट्रैक्शन करके एनालिसिस करूँगी एंड लेट मी रिमाइंड यू, जब हमें चीज़ें एज़ एन एक्सिबिट्स मिल रहे हैं, फ़ोन में से, तो वहाँ पे 10, 15, 20 हज़ार फ़ोटोज़ या वीडियोज़ नहीं होते हैं। लाखों में, आपको भी पता है हमारा फ़ोन कितना आजकल तो कितना ज़्यादा डेटा स्टोर कर लेता है और जब उसमें से डिलीटेड डेटा भी निकल रहा है, 10-10 लाख इमेजेस और 5 लाख वीडियोज़, ऐसे ये सब एनालिसिस हमको करनी पड़ती है लैब में। और उसमें से हमें ढूँढना पड़ता है कि इसमें से कौन है एक्यूज़्ड, विक्टिम कौन है। सो इट्स अ काइंड ऑफ हेक्टिक जॉब, तो इसीलिए अ, 1 दिन में या 2 दिन में या हफ्ते में केसेज़ नहीं होते हैं। कभी-कभी क्या होता है, हमें 10 फ़ोन मिलते हैं, कभी-कभी 5 फ़ोन मिलते हैं। एक केस की हम बात करें, एक केस फाइल में से 5-5 फ़ोन मिलते हैं, 5 एक्यूज़्ड के फ़ोन है या एक ही एक्यूज़्ड के 5 फ़ोन है। तो हमें इन सब का डेटा एक्सट्रैक्ट करके इन सब की वन बाय वन एनालिसिस करनी पड़ती है। कभी-कभी बहुत सारे केसेज़ मैंने ऐसे हैंडल किए हैं जिसमें फेक फर्म्स बना लेते हैं लोग, डिफरेंट-डिफरेंट नाम के। एक एक तो बहुत ही हाई प्रोफाइल केस है जिसमें ऑलमोस्ट 2,500 करोड़ का घपला हुआ है और उसके अंदर अक्यूज़ ने फेक फर्म्स बना रखे हैं। आई एम सो सॉरी। फेक फर्म्स बना रखे हैं, तो वो उन फर्म्स के नाम हमें सर्च करने होते थे। तो काफ़ी ज़्यादा जो है एनालिसिस जो है टाइम लेता है। इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस और बहुत ज़्यादा वो भी। एंड देन अगेन रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन प्रेज़ेंटेशन, जिसमें कि मैंने आपको बताया पूरी फाइल हमारी कंप्लीट होनी चाहिए, जिसमें मैंने कब केस खोला, कैसे खोला, तो ये सारी चीज़ें जो हैं डॉक्यूमेंट होंगी। मैम कैन आई आई टेक वांट टू आस्क वन क्वेश्चन। यस? मतलब ये थोड़ा वैसा है, मतलब जैसे Could पहले you listen to me? Can you give me a 2 minutes break? Just 2 minutes. I'm coming back. ओके। Yeah. Hello. Yeah. Continue, beta. मैम जैसे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है जो आईओ, वो मतलब एविडेंस लेके आते हैं आपके हम्म पास, तो कभी हम्म ऐसा हुआ है कि उन्होंने ही वो एविडेंस कभी मैनिपुलेट कर दिया हो, पहले ऑल्टर कर दिया हो, कभी ऐसा हुआ है? नहीं, यूजुअली नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, चेन ऑफ कस्टडी बनती है प्रॉपर क्राइम सीन पे ही। और क्राइम सीन पे भी जब सीज हो रही है ना, तो उसकी भी प्रॉपर फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी ली जा रही है। और अब तो नया समझ लो, लास्ट ईयर से तो हर एफएसएल ने मैंडेटरी कर दिया है, जब भी सीज हो रहे हैं एविडेंस, तो वो बारकोड हो गया उनका स्पेशली, कि जो क्राइम सीन पे एक उसको पर्टिकुलर बारकोड दे दिया जाता है जो कि उसी एविडेंस का होता है। तो वो हम मैच कर लेते हैं कि जो क्राइम सीन से उठाया गया वो लैब तक सही सलामत पहुंचा है या नहीं। तो इसके ओके, चांसेस बहुत कम है। हाँ जी। थैंक यू मैम। पूछना था मैम, ये जो इलीगल कॉल सेंटर्स चलते हैं, इनके मैम आसपास ना इनके पर्सन्स घूम रहे होते हैं जो नजर रखते हैं पुलिस का कोई आ रहा है या नहीं, या पुलिस का कुछ आने का इंट्यूजन है, तो ये अपने सर्वर में से वो हार्ड डिस्क और सॉफ्ट ड्राइव्स वो निकाल लेते हैं और ट्रांसफर कर देते हैं, या फिर शो करते हैं कि इसमें तो यहाँ पे तो इस जगह पे कुछ चल नहीं रहा, ये दूसरा कॉल सेंटर है, जो आपको इन्फॉर्मेशन मिली है वो गलत है। तो उस केस में क्या करती है पुलिस फिर? सी
पुलिस देखो हर चीज़ के ना लिमिटेशन और एक्सेप्शन होते हैं। हर केस मतलब हर बार हमें कोई ऐसी इंटेल मिले और पुलिस को सारी चीज़ें मिल जाएँ ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट ऑब्वियसली कभी ना कभी जैसे कि एक बार कोई इंसान बच सकता है। आप इस सेशन के बाद ये भी सर्च कीजिएगा कि थाईलैंड से या कोई ऐसी कंट्री से म्यांमार एग्ज़ैक्टली यस म्यांमार से बहुत लोग पकड़े गए हैं। अभी वो लोग क्या करते थे, यहाँ से लोग जाते थे और नौकरी की तलाश में और वहाँ साइबर क्राइम करते थे लोगों के साथ। कैसा साइबर क्राइम? जो कि आपने देखा होगा कि आजकल वीडियो कॉल कर देते हैं और उस वीडियो कॉल पे कोई भी ऑब्सीन वीडियो चला देते हैं और फिर सामने वाले बंदे को टॉर्चर करते हैं कि हमें 2 लाख दीजिए, 3 लाख दीजिए। सुना है ऐसे केसेस? काफ़ी बहुत ज़्यादा ऐसा था कि वीडियो कॉल करते जॉब थे। स्कैम का था एक केस, जॉब स्कैम के नाम पे ले जाते हैं, वहां पे मारते हैं, फिर उनको रखते हैं वहीं पे ही, और नहीं, काम भी करवाते हैं। ये वाले जो मारते और रखने वाली स्टोरी जो है, वो 1% लोगों के साथ है। यू वोंट बिलीव बच्चों कि यहाँ से पुलिस ने और हमारी गवर्नमेंट ने उनको बहुत बार खुद से ले जाने के लिए मैंने तो देखा है, हमें तो लेके गए थे वहाँ पे क्योंकि ये लोगों को म्यांमार से लेके आए और हमको उनके सारे फ़ोन का डेटा लेना था, ठीक है? तो ये सारे लोग 90% खुद से अपनी मर्ज़ी से वहाँ पर हैं। आधे तो वहाँ पर रुक गए, वो नहीं आए। हमारी गवर्नमेंट लेके आना चाह रही थी उनको, उन्होंने बोला कि हम नहीं आना चाहते क्योंकि हम वहाँ पर ऑब्वियसली अच्छा पैसा अर्न कर रहे हैं, तो हम नहीं जाएँगे। बहुत रेयर लोग हैं जो कि एक्चुअल फँस गए हैं, उनको पता नहीं है, जो प्रॉपर फैमिली से आ रहे हैं, 1% लोग हैं वो, लेट मी टेल यू। बाकी सबको बहुत अच्छे से पता है व्हाट दे आर डूइंग और एक नहीं अपने साथ पूरा नेटवर्क लेके जाते हैं वहाँ पर काम करने के लिए। और स्टोरीज़ ऐसे सुनाते हैं आके जैसे कि दे आर एक्चुअली अ विक्टिम बट ऐसा नहीं है। अगेन जब उनके फ़ोन जो है सर्च किए गए उसमें वो पूरा प्रॉपर उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं और वो लोगों के साथ स्कैम कर रहे हैं और किस तरीके के स्कैम कर रहे हैं। वो देखना आप म्यांमार वाली स्टोरी भी वहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस बना दिया है, म्यांमार ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस आप ये कीवर्ड सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। साइबर स्लेवरी। हाँ, राइट। नहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी किया ना यहाँ पर उनका कहना था साइबर स्लेवरी के साथ यहाँ पर कुछ लोग ऐसे थे जो लोगों को यहाँ से ज़बरदस्ती ट्रैफिकिंग के उसमें भेजा गया कि भाई उनको पता नहीं है, बट उनको भेज दिया गया ऐज़ बेच दिया गया यहाँ से वहाँ पर। तो या यू कैन सर्च फॉर बोथ साइबर स्लेवरी और ह्यूमन ट्रैफिकिंग। नेक्स्ट अगेन यस। नेक्स्ट स्लाइड। अगेन जब भी हम डिजिटल एविडेंस की बात कर रहे हैं तो उसमें वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल की हम बात करते हैं, ठीक है? वोलेटाइल डेटा क्या होता है? ये टेक्निकल बैकग्राउंड से कोई है क्या मतलब जिनको ये सब काम है? तो मैं ओवरव्यू जल्दी-जल्दी बताऊँगी क्योंकि रैप अप भी करना है सेशन तो बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि मैं तो फोरेंसिक्स के बारे में 24/7 बात कर सकती हूँ। तुम मुझसे किसी भी फील्ड का पूछो मैं कहीं न कहीं से कुछ ना कुछ तुमको आंसर दे ही दूँगी। तो हम बहुत जल्दी रैप अप करते हैं। इट्स ऑलरेडी बीन लाइक 40-45 मिनट्स तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा क्योंकि मैं स्टोरी सुनाती रहूँगी फोरेंसिक्स से रिलेटेड और वो खत्म ही नहीं होगी। पीपीटी खत्म नहीं होगी। सो बैक टू वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल क्या होते हैं? रैम कभी भी क्राइम सीन पे जाते हैं, सिस्टम ऑन है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है? जो करंट फाइल्स चल रही होती हैं। अभी वोलेटाइल क्यों बोला गया है? जैसे ही आप सिस्टम बंद कर दोगे, तो वो जो फाइल्स हैं वो उड़ जाएँगी, वो नहीं मिलेंगी आपको। बट क्योंकि मैं क्राइम सीन पे जा रही हूँ और सिस्टम ऑन है, तो मैं उसको तभी एक्वायर कर लूँगी। रैम को जो है मेरी जो वोलेटाइल मेमोरी है उसको मैं तभी एक्वायर करूँगी। इसीलिए कितनी कितनी बार क्राइम सीन पे जब हम जा रहे हैं, तो एक्सपर्ट्स का होना ज़रूरी है जिससे कि वो रैम कैप्चर कर सकें, ठीक है? अब नॉन वोलेटाइल क्या है? हमारी हार्ड डिस्क हो गई, सीडी-डीवीडी जिसको कि हम ऐसे ही लेंगे, निकालेंगे सीपीयू से और उसको मैं बहुत ही रॉ और लेमन लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ क्योंकि कोई पॉइंट नहीं है मैं बहुत टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ करूँ और सामने वाले को समझना है एंड आई डोंट बिलीव इन दिस शिट कि भई मैं कुछ भी ब्लैबर करके चली जाऊँ और बच्चों को समझ ही ना आए या जो भी ऑडियंस है उसको मैं अपना मैसेज ही नहीं डिलीवर कर पाऊँ। तो मैं बहुत ही रॉ लैंग्वेज में बात कर रही हूँ। हार्ड डिस्क और सीडी-डीवीडी का डेटा नहीं उड़ता है, उसको ऐसे ही सीज़ करो और लैब में भेजो, हम उसको डेटा निकाल लेंगे। बट जो रैम होंगी, रैम मतलब जो करंट फाइल्स चल रही हैं, ठीक है? और वो चल रही है स्क्रीन पे आपके मतलब डेस्कटॉप पे और अगर आपने सिस्टम बंद कर दिया तो वो उड़ जाएँगी, तो उसका रैम कैप्चर वहीं सीन पे होगा और वो एक्सपर्ट्स कर लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड।
अभी अगेन वही परसिस्टेंट एंड वॉलेटाइल, वही बात होगी, वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल। परसिस्टेंट में आप देख पा रहे हैं वो हार्ड डिस्क है, वॉलेटाइल जो है हमारी रैम है, ये रैम की फोटोग्राफ है। नेक्स्ट नेक्स्ट सी, अब ये रूल ऑफ थंब क्या कहता है कि हमारे पास जो भी एविडेंस आ रहे हैं ना, हम कभी भी ओरिजिनल एविडेंस पे काम नहीं करेंगे। समझो इस बात को, जैसे कि मेरे पास एक क्वेश्चन एग्जिबिट आया है हार्ड डिस्क, तो मैं उस हार्ड डिस्क को एनालिसिस करना स्टार्ट नहीं कर दूंगी, मैं उसकी इमेजिंग करूंगी। इमेजिंग का मतलब होता है कि मैं सेम उसकी कॉपी बनाऊंगी और उस कॉपी पे काम होगा, राइट? उसकी एनालिसिस उस कॉपी से होगी। तो कैन आई टेक अ कॉल गाइज? आई एम सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, बट जस्ट so sorry guys, yes, so व्हाट आई वाज सेइंग कि हम कभी भी ओरिजिनल एविडेंस पे काम नहीं करेंगे, हम उसकी इमेजिंग करेंगे हार्ड डिस्क की और फिर उसको हम उसकी एनालिसिस करेंगे। क्यों नहीं? कैन एनीबॉडी टेल मी कि मैं ओरिजिनल क्वेश्चन डिवाइस पे काम क्यों नहीं करूंगी? मैम वो रिस्क होता है टेम्पर होने का उसमें। बिल्कुल, यस। tampering of उसके the original बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डेटा लॉस होने का भी, टेम्परिंग तो टेम्परिंग, डेटा लॉस भी हो सकता है ना उसमें से। मैं जब एनालिसिस कर रही हूँ हार्ड डिस्क उड़ जाए, तो इसीलिए हम उसकी इमेजिंग करते हैं, सेम कॉपी बनाते हैं उसकी और फिर उस पे काम करते हैं। नेवर मिस हैंडल एविडेंस, ऑब्वियसली कि हम इसको जोर से नहीं रखना है, हमें हार्ड डिस्क को बड़ा बिल्कुल सॉफ्टली उसको कहीं ऐसी जगह पे रखना है जिससे कि जो है अ, वो डैमेज ना हो जाए, तो यस, सो यू, और हमेशा हम ना एग्जैक्ट सॉफ्टवेयर पे ही काम करेंगे। लाइक अगर डिस्क फोरेंसिक का केस है तो हम उसको मोबाइल फोरेंसिक में प्रोसेस नहीं करवाएंगे, और अगर वो मोबाइल फोरेंसिक का केस है तो वो ऑब्वियसली उसको डिस्क फोरेंसिक में प्रोसेस नहीं करवाएंगे। तो यही है कि हमें प्रॉपर सॉफ्टवेयर देखना पड़ेगा जो भी हमारा एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग। और वन मोर थिंग, जो भी मेरे डेस्कटॉप होते हैं ना जिसपे मैं एनालिसिस करती हूँ, उसपे ना कभी भी नेटवर्क नहीं होता, जिससे कि कोई भी थर्ड पार्टी एक्सेस जो है मेरा डाटा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हाइली कॉन्फिडेंशियल है, तो वो नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं होता है मेरा, जिस पे भी मैं अपनी फोरेंसिक एनालिसिस कर रही हूँ। तो और कोई भी जो सिस्टम में, जो भी जिस सिस्टम पे मैं काम कर रही हूँ, उस सिस्टम में कोई भी मैं बाहर से कोई भी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम डाउनलोड नहीं करूँगी। मैं एक ऑफलाइन सिस्टम पे अपनी एनालिसिस करूँगी, जिससे कि थर्ड पार्टी एक्सेस होने का जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाएँगे। अब डॉक्यूमेंट एवरीथिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया, चेन ऑफ कस्टडी, हम सारी चीजें सस्पेक्टेड जो भी हमारी हैं एविडेंस, उसको डॉक्यूमेंट करेंगे। नेक्स्ट, अगेन ये बहुत ही ज्यादा नॉर्मल चीज है कि भाई हम जब सीन ऑफ क्राइम पे जाते हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए? स्केच पेन्स होने चाहिए, स्केच पैड्स होना चाहिए, डिजिटल कैमरा होना चाहिए, ग्लव्स ऑब्वियसली होने चाहिए, जिससे कि हम अपने जो है कोई भी आर्टिफैक्ट जो है वहां पर ना छोड़ाएं। हमारे पास ब्लैंक सीडीज, डीवीडीज होनी चाहिए, हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव। सी, राइट ब्लॉकर क्या होता है? राइट ब्लॉकर होता है कि जब मैं सिस्टम से क्वेश्चन डिस्क कनेक्ट करती हूँ ना, वो रीड ओनली मोड में चला जाता है, जिससे कि उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं हो सकते।
राइट ब्लॉक का मतलब है उसके अंदर मैं कोई भी ऑल्टरेशन नहीं कर पाऊंगी, वो सिर्फ रीड मोड पे चला गया। ठीक है, तो हम राइट ब्लॉकर लेके जाते हैं। और ये सब चीजें क्यों कर रहे हैं हम? जस्ट इन केस हमारे पास एक कोई ऐसा सीन आया है जहां पर डिजिटल एविडेंसेस प्रेजेंट है, तो कुछ भी हमें वहां से, जैसे कि रैम होगी, तो हमें रैम कैप्चर करनी है, हमारे पास इमेजिंग, समझ रहे हैं ना आप? तो इमेजिंग के लिए टूल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एफटीके होता है, वो मैं आगे थोड़ा आपको थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे दूंगी कि क्या होते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं ऑटोमेटिकली लैब में ही रही हैं। ऐसा नहीं है एनालिसिस जो है मेरी यहाँ पर क्राइम सीन पे बैठे बैठे ही हो जाएगी, यहाँ से मैं सिर्फ एविडेंस कलेक्ट करके लैब में ही भेजूंगी एट द एंड। सो ये सीलिंग मटेरियल में लेबल्स, पेन, मार्कर, एडहेसिव टेप्स होनी चाहिए, और स्टोरेज कंटेनर में एंटीस्टैटिक बैग्स, जो कि मैंने आपको बताया, प्लास्टिक बबल रैप, एज इन के सी जब भी मैं अपनी हार्ड डिस्क पैक करूंगी तो मैं उसको पहले बबल रैप में पैक करूंगी। ठीक है, फिर उसको एंटीस्टैटिक बैग्स काइंड ऑफ फेराडे बैग्स ही होते हैं, जो जिसमें कि बाहर से कोई भी जो रेज हैं, हमारे जो मोबाइल फोन्स हैं, उसको जो हिंडर ना कर पाए। सो यस, नेक्स्ट है अगेन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर फॉर ऑन साइट वर्चुअल डेटा रिट्रीवल और इमेजिंग के लिए कार्ड रीडर होने चाहिए हमारे पास, ग्लास मैग्नीफाइंग ग्लास होने चाहिए, स्क्रू ड्राइवर होने चाहिए, जस्ट इन केस हमें, जैसे कि मैंने आपको बताया, सीपीयू वगैरह हमें पूरा नहीं चाहिए होता है, हमें उसके अंदर से हार्ड डिस्क चाहिए होती है। सो या नेक्स्ट, अब आईओ का क्या रोल रहता है क्राइम सीन पे? सिक्योर करना, एक एक्सेस रिस्ट्रिक्ट करना, कि बाहर से कोई भी जो ऑथराइज्ड पर्सन नहीं है उसको क्राइम सीन पे आने देना। ठीक है, प्रिजर्व करना एरिया को, और मतलब अब जितना भी उनके प्रेजेंट होने से पहले हिंडर हो गया क्राइम सीन, ठीक है, बट उनके आने के बाद कोई भी फिंगरप्रिंट्स या कोई भी ऐसा इंसान जो अनऑथराइज्ड है वो एरिया में एंट्री ना करे, और मेक श्योर करे कि कोई भी चीज कोई टच ना करे बेयर हैंड से, और पूरा क्राइम सीन को फोटोग्राफी किया जाए, और सस्पेक्ट सिस्टम फ्रॉम, मतलब फोटोग्राफ किया जाएगा फ्रंट और बैक से। ठीक है, सिस्टम जो भी हमारे पास है, पूरा क्राइम सीन फ्रंट और बैक से उसकी फोटोग्राफी होगी। नेक्स्ट, सो ये कुछ एक क्राइम सीन है। कैन एनीबडी टेल मी के इसमें से कितने डिजिटल एविडेंसेस प्रेजेंट हैं यहाँ पर? कौन कौन से डिजिटल एविडेंसेस हैं? मैम 5 है मैम, सीपीयू, मॉनिटर एंड दिस वन 6th नंबर में। वेरी गुड। ये आईओज ने देखो आप कहाँ कहाँ क्या क्या जो है मार्क कर दिया है, कीबोर्ड भी मार्क कर दिया है, और यहाँ पर एक बॉक्स है वो भी मार्क कर दिया है। तो मैम वाईफाई रूटर एंड 4-5 नंबर शायद से। I can't see. Let me. Hello, am I audible now? Yes, ma'am. Next slide. See, जब हम किसी को इंटरव्यू करते हैं, एक्सपर्ट तो नहीं करता है कभी भी, आईओ जो इंटरव्यू करते हैं वो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे जाते हैं, जिसका भी हम सीज कर रहे हैं लैपटॉप, फोन या कोई भी डिजिटल डिवाइस। नेक्स्ट, सी अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया, डिफरेंट टाइप ऑफ क्राइम सीन होते हैं डिजिटल, जब भी एविडेंस हम कलेक्ट करते हैं, जिसमें कि सिस्टम हमें ऑन मिलता है, कभी कभी ऑफ मिलता है, कभी सर्वर मोड पे होता है, कभी एक क्राइम सीन होता है जिसमें कि रिमोट एक्विजिशन भी हो सकता है। सो ये एक्सपर्ट हैंडल करता है अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ क्राइम सीन। नेक्स्ट, मैं बहुत कंसाइज वे में बता देती हूँ कि जस्ट इन केस अगर हमको डेस्कटॉप ऑफ मोड में मिला है, जैसे कि उसके अंदर कुछ नहीं चल रहा है, तो वेल एंड गुड है, उसको उठाइए और उसको वैसे ही हमारे यू नो भेज दीजिए लैब में सब कुछ सीज करके। बट जस्ट इन केस अगर वो ऑन है और आपके पास एक्सपर्ट नहीं है और आपको नहीं पता है कि भाई हमको इमेजिंग कैसे करनी है या हमको हार्ड डिस्क कैसे लेनी है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट प्लग इन जो है, उसका प्लग जो है
डेस्कटॉप का, उसको डिस्कनेक्ट कीजिए और पूरा का पूरा चीज़ हमारे पास, हमारे पूरा जो आपका सिस्टम है विद सीपीयू सब भेज दीजिए। ठीक है? तब तो हम उस केस में कुछ कर ही नहीं सकते जब पता ही नहीं है कि हम उसमें से हार्ड डिस्क जो है वो कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो उस केसेस में हम क्या करते हैं, हम पूरा का पूरा सिस्टम उठा के ऐसे ही, क्योंकि हम रैम कैप्चर भी नहीं कर पा रहे हैं, तो इट्स बेटर कि हम उसका कुछ, हमें शट ऑफ नहीं करना है, हमें उसमें कुछ चलाना नहीं है, हम डायरेक्ट उसका प्लग निकाल के वैसे ही सीज़ करके हम उसको लैब में भेज देंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट सी ये जो फ़ोटोग्राफ है उसमें यही शो हो रहा है कि अ, अगर आप देख पा रहे हो कि हाँ, ये सीपीयू से हार्ड डिस्क निकालने का प्रोसेस है। तो अगेन मैंने आपको यही बताया कि जब हम कोई भी एविडेंस निकाल रहे हैं, हम उसको एंटीस्टैटिक बैग या एयर बबल जो वो होती है प्लास्टिक, उसमें हम पैक करके उसको आगे फर्दर जो है भेजते हैं, सीज़ करके। नेक्स्ट, देखिए जैसे कि ये एंटीस्टैटिक बैग्स हैं, फ़ैराडे बैग्स हैं, सबका काम यही है कि वो जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रोकता है और बाहर से कनेक्शन तुम्हारे डिवाइस का जो है खत्म कर देता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट। सी ये जो डिटेल्स है ना, ये सारी वो डिटेल्स थी कि जब भी हम कोई एविडेंस जो है सीज़ कर रहे हैं, प्रिज़र्व कर रहे हैं, तो वो डिटेल्स जो हैं वो प्रेज़ेंट होनी चाहिए लैब तक आने से पहले ही। ये आईओ ही करवा देंगे कि भई ये मॉडल है। ये सारा सीज़ करने के पैकेट पे ये इन्फॉर्मेशन होती है जो कि पिछली स्लाइड में लिखी हुई थी कि मॉडल क्या है, किस कलर का है, मॉडल नंबर और जित जित जो भी उसके पीछे जो भी एक मॉडल की या एक डिवाइस की इन्फॉर्मेशन हो सकती है, वो हम मेंशन करके भेजेंगे कि कितना स्टोरेज का है। अब अगेन जब हार्ड डिस्क हम ले रहे हैं तो वो उसकी फ़ोटोग्राफ़ी, वीडियोग्राफ़ी होगी, सीज़ करेंगे, सील कर देंगे और उसको मैक्सिमम लाइक मिनिमम 2 Ma'am, you are on mute. हेलो? हेलो? Yes, ma'am. हाँ जी। तो अगेन 2 विटनेस की प्रेज़ेंस में हम हार्ड डिस्क को सीज़ करेंगे। अगेन वी आर गुड टू गो भेजने के लिए। नेक्स्ट, ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जब सर्च एंड सीज़र के टाइम पे किए जाते हैं। बेसिक्स हैं जस्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। जी, जो कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, क्राइम सीन पे अगर शटडाउन कंप्यूटर मिला है या स्विच ऑन उसमें हमें कंप्यूटर मिला है तो स्विच ऑन है तो हम उसकी मेमोरी कैप्चर करेंगे, ठीक है? फिर हम उसका पावर केबल निकाल लेंगे, हम उसके अंदर हार्ड डिस्क निकालेंगे, तो ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और ये जो पीपीटी है इफ यू वांट तो आप ले सकते हैं, मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है। तो यस, नेक्स्ट। ये सब मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ऑलरेडी, अगर कंप्यूटर ऑन कंडीशन में है और ऑफ में है तो आपको क्या करना है। नेक्स्ट, नेक्स्ट। मैंने वही बताया, रैम कैप्चर क्या होता है, जब जो भी वोलेटाइल मेमोरी होती है उसको जब हम कैप्चर करते हैं क्राइम सीन पे तो दैट इज़ रैम डंप। नेक्स्ट, नेक्स्ट। सी अगेन जब ये हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर की, हम सेम लैपटॉप्स को भी वैसे ही हैंडल करते हैं मोर और लेस। अगर आईओएस को इतनी नॉलेज नहीं है अबाउट लैपटॉप्स तो हमारे पास अभी भी रिसेंट में भी लैपटॉप्स पूरे-पूरे इंटैक्ट आते हैं। बहुत रेयर केस है कि लैपटॉप की हार्ड डिस्क निकाल के हमें भेजी गई हो। तो येस, तो हमें पूरे लैपटॉप्स ही रिसीव होते हैं, तो ये चीज़ नहीं है। तो मैं आपको बताऊँ, मैंने इसके इस पीपीटीज़ में मैंने बहुत ज़्यादा कुछ ऑलरेडी शेयर किया हुआ था। तो मैं ओवरव्यू नेक्स्ट, आप अगर समझ पा रहे हैं चीज़ों को, अगर आपको मुझसे कुछ रिलेटेड कुछ और पूछना है जो कि मैं नहीं बता पा रही हूँ, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी मैं देखती हूँ कि इस पीपीटी में मैं आपको और क्या बता सकती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ, डिजिटल एविडेंसेस से रिलेटेड। जी, ये कुछ सिम हैं लाइक 3 तरीके की सिम होती है, एक स्टैंडर्ड, माइक्रो और नैनो।
जो कि आजकल तो हमें नैनो ही मिलती हैं। तो मोबाइल्स में से जब सिम मिलती है तो हमें सिम से भी बहुत डेटा मिलता है। ऑब्वियसली हमें कोई मीडिया नहीं मिलता है बट हमें कॉल लॉग्स मिलते हैं, हमें एसएमएस, टेक्स्ट मैसेज मिलते हैं। तो ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट है। हमेशा हमें जो सिम कार्ड्स हैं उसकी आईएमईआई वगैरह जो है बताने पड़ते हैं कि भई इसमें कौन-सा आईएमईआई नंबर चल रहा था आफ्टर एक्सट्रैक्शन। सिम का एक्सट्रैक्शन भी हम उन्हीं सॉफ्टवेयर से करते हैं जिनका हम मोबाइल हमारे जो मोबाइल सॉफ्टवेयर्स हैं उन्हीं सॉफ्टवेयर से हमारा जो है सिम का एक्सट्रैक्शन होता है। नेक्स्ट। अगेन फ़ोन जो है अगर स्विच ऑफ कंडीशन में है तो ऐसे ही आईओएस जो है वो भेज देते हैं क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं आपकी ज़्यादा लाइक इम्पोर्टेंट नहीं है फॉर यू क्योंकि ये सब आईओएस से रिलेटेड ज़्यादा है कि अगर उनको क्राइम सीन पे एक हेडसेट मिलता है, फ़ोन मिलता है तो उनको क्या करना चाहिए उनको फ़ोन अगर ऑन है तो उसको फ्लाइट मोड पे डाल के हमें भेज देना चाहिए प्लस जो अक्यूज़्ड या विक्टिम है उनसे उनके हर तरीके के पासवर्ड पूछ लेने चाहिए मतलब लॉक जो एक बहुत सारे तरीके के ऐप लॉक्स आते हैं, एक नॉर्मल फ़ोन का लॉक आता है, एक पर्टिकुलर ऐप कोई है उसके लॉक जितने भी पैटर्न लॉक्स हैं या पिन लॉक हैं वो पूछ लेंगे और हमेशा चार्जर के साथ हमें चाहिए होते हैं। क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि हमारे पास वो चार्जर्स अवेलेबल नहीं होते जो कि फ़ोन हमारे पास सीज़ होके आ रहा है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। इसमें जैसे कि मैं बता रही हूँ ना कि मैंने ऑलरेडी ये चीज़ें कवर कर दी हैं कि अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि उस फ़ोन को स्विच ऑफ कैसे करना है क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि पावर बटन से नहीं होता है। लोगों ने सेटिंग्स की होती है कि पावर बटन से यूजुअली स्विच ऑफ ना हो फ़ोन। तो उस कंडीशन में अगर आपको नहीं पता है तो फ़ैराडे बैग्स में डायरेक्ट आप फ़ोन को डालिए, वो सारा नेटवर्क से कट ऑफ हो जाएगा और बिल्कुल वो हमारे पास वैसे ही कंडीशन में पहुँचेगा जैसे एक फ्लाइट मोड पे हमारे पास फ़ोन आता है। सो या ये हो गया है कि टास्क बाय एक्विजिशन होता है, वैलिडेशन, एक्सट्रैक्शन, रिकंस्ट्रक्शन एंड रिपोर्टिंग वही वन एंड द सेम थिंग। सी ये क्या है स्टरलाइजिंग का क्या मतलब है कि हम कभी भी इमेजिंग करेंगे तो हमारे पास वाइप्ड हार्ड डिस्क होनी चाहिए, उसमें ऑलरेडी डेटा नहीं होना चाहिए। हम एक बिल्कुल क्लीन हार्ड डिस्क में इमेजिंग करेंगे, इमेजिंग मतलब कॉपी करेंगे। जो हमारी क्वेश्चन हार्ड डिस्क है, उसकी कॉपी हम एक वाइप्ड हार्ड डिस्क में जो है बनाएँगे। नेक्स्ट। ये सारी चीज़ें मैंने शायद बता दी है। डेटा एक्विजिशन मतलब हमने डेटा एक्वायर करा, ठीक है? राइट ब्लॉकर जैसे कि मैंने बताया कि ये रीड ओनली मोड पे डाल देता है किसी भी हमारे डिवाइस को जिससे कि डेटा अल्टर ना हो, ऑलरेडी लॉक्स चेंज ना हो, ठीक है? कि अगर मैंने कोई जस्ट अभी कोई डिस्क या अपना कोई एविडेंस कनेक्ट किया है, तो उसके लॉक्स चेंज हो जाएँगे लास्ट कनेक्टेड पे। तो राइट ब्लॉकर जो है वो प्रोटेक्ट करता है कि उसके अंदर कोई भी अल्टरेशन ना हो किसी भी तरीके की और वो सिर्फ रीड ओनली एक्सेस में चला जाए। नेक्स्ट। अच्छा, ये होता है हमारा राइट ब्लॉकर डब्ल्यू का, ये इससे कनेक्टेड है और ये जो ब्लैक केबल आप लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं, वो कनेक्टेड है सिस्टम से और ये हमारी हार्ड डिस्क है, क्वेश्चन हार्ड डिस्क और ये राइट प्रोटेक्टेड जो है राइट प्रोटेक्टर से कनेक्टेड है। हाँ, बताइए इसका आंसर? मैम स्लीप मोड या हाइबरनेट मोड में होना चाहिए, नहीं तो वो शट डाउन होके सारा डेटा लॉस हो जाएगा। नहीं बट अगर मैंने बताया ना अगर नहीं कर सकते हैं आपको तो फिर क्या करना है? मतलब करना चाहिए आपको, क्या नहीं करना चाहिए? आप ये बताओ मुझे। नो मैम। नो? राइट, No, ma'am. ठीक है नेक्स्ट, नो मैम। नेक्स्ट। देखो, तो जो कि मैंने आपको बताया उसमें जो लाइव जो प्रोसेसेस चल Like रहे होते हैं, वो उड़ने का डर रहता है, खत्म होने का, उसको हम कैप्चर नहीं कर सकते हैं वापस, इसलिए हमें कभी भी चलता हुआ कोई भी डेस्कटॉप जो है, वो सिस्टम बंद नहीं करना होता है। नेक्स्ट। इमेज क्या होती है? वो बिट बाय बिट कॉपी बनाता है, तुम्हारे क्वेश्चन एग्जिबिट की बिट बाय बिट कॉपी को क्रिएट कर देता है, दैट इज़ इमेजिंग। नेक्स्ट। सी अब मैं आपको बताती हूँ फिजिकल एक्विजिशन क्या होती है और लॉजिकल एक्विजिशन क्या होती है। फिजिकल की जब हम बात कर रहे हैं, तो फिजिकल जब भी एक्विजिशन और फिजिकल एक्सट्रैक्शन जब हो रहा है,
तो आप ये ध्यान में रखें कि फिजिकल में डिलीटेड डेटा निकल के आ रहा है। जब हम लॉजिकल की बात करते हैं, लॉजिकल में प्रेजेंट डेटा एक्सट्रैक्शन में होके आता है, उसमें डिलीटेड नहीं आ रहा, इन शॉर्ट। ठीक है, तो जब भी हम फिजिकल एक्विजिशन की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स हम डिलीटेड चीजें भी रिकवर कर रहे हैं, बट हम जब लॉजिकल की बात करते हैं तो दैट मीन्स वो प्रेजेंट लाइव डेटा निकाल के देता है। नेक्स्ट नेक्स्ट सी मोबाइल में से ये आर्टिफैक्ट्स हैं, एसएमएस, डिलीटेड एसएमएस, कॉन्टैक्ट्स, ये सारी जितनी भी चीजें हैं हम मोबाइल में से एक्सट्रैक्शन के बाद जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगेन डॉक्यूमेंटेशन, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हर चीज की डॉक्यूमेंटेशन होगी। अब ये J65B सर्टिफिकेट क्यों चाहिए होता है? 65B जो कि अब 63(4)C बन चुका है, वो सर्टिफिकेट लगा होना चाहिए जिससे कि रिपोर्ट में जो ना जो भी हम आरओज रिपोर्ट देते हैं, उस रिपोर्ट के साथ 65B का सर्टिफिकेट जो कि 63(4)C है अभी करेंटली, वो सर्टिफिकेट लगा होना चाहिए जिससे कि कोर्ट में एडमिसिबिलिटी उसकी बन जाए। ठीक है, और वो कौन देता है? जब आईओज जो हैं, जिससे भी सीज करते हैं अक्यूज से, उसके साइन लगते हैं हैंडलिंग करने के लिए कि हमारे पास ये हमारी कस्टडी में है, अब ये जो डिजिटल एविडेंसेस है, तो वो सर्टिफिकेट ये ऑथराइज कर रहा है कि अब हम हैं इसके ऑथराइज्ड पर्सन हैंडल करने के लिए। ओके, नेक्स्ट चेन ऑफ कस्टडी। सॉरी मैम, ये तो सर्टिफिकेट लगता है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए लगता है, जितने भी डिजिटल एविडेंसेस सीज कर रहे हैं। यस यस, ये हमारे Okay. पास भी आएगा, हम भी देंगे। जब आईओस दे रहे हैं वहां से तब भी, सीज कर रहे हैं तब भी, और जब मैं रिपोर्ट बना के दे रही हूँ तब भी मैं अपनी रिपोर्ट में ऊपर लिखूंगी कि दिस Then only it will रिपोर्ट। become admissible in the court of law हाँ, yes, after this certification. Okay, Sorry. got it. Thank you. Okay. Thank you, ma'am. नेक्स्ट अगेन सीजिंग प्रोसेस के तुम्हारे जब मैं थोड़ा लेट हूँ, ठीक है। जी ठीक है। अच्छा, कुछ करना था बेटा? लेट के बाद कुछ तुम्हें बताना है, पूछना है? मैंने एक्चुअली सीजन तो ज्वाइन किया, लेकिन मेरे को वो चीज ओके सी सीजिंग हर तरीके की, हर एविडेंस की अलग तरीके से होती है। जब मैं बात कर रही हूँ मोबाइल की, तो उसका मेक मॉडल आईओ ही उस पैकेट पे, जो सीजिंग के टाइम पे हमने पैकेट, मैं आपको बता रही थी ना कि क्लॉथ पार्सल हो सकता है, पेपर पार्सल हो सकता है, तो उस पे ये सारी डिटेल्स जो हैं आईओज अपनी तरफ से भी मेंशन करके देंगे कि हमने क्राइम सीन से ये पर्टिकुलर मेक मॉडल कलर मतलब सीरियल नंबर, IMEI नंबर का फोन जो है सीज किया है और वो आपके पास आ रहा है लैब में, जिससे कि जब मैं अपनी लैब में वो पेपर पार्सल एग्जिबिट दिखाने के लिए खोलूंगी तो वही एग्जिबिट निकलना चाहिए जब मेरी डॉक्यूमेंटेशन चल रही है, क्योंकि मैं भी जब पार्सल ओपन कर रही हूँ तो मेरा भी तो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी चल रही है ना करेंटली। तो ये सारी चीजें ऐसे लिंक्ड हैं एक दूसरे से। तो सिम कार्ड जब लिख रहे हैं तो ये सारा डॉकेट में ही प्रेजेंट होता है। लाइक जब फोन की डिटेल्स हैं तो उस फोन के साथ सिम कार्ड भी आ रहे हैं, तो सिम कार्ड की कौन सी कंपनी नेम है, उसका MSISDN नंबर क्या है, उसका ICCID, जो कि ICCID नंबर जो सिम पे ही लिखा होता है, MSISDN नंबर होता है जो कि आपका फोन नंबर होगा, फोन नंबर, और ICCID जो होता है जो कि सिम के ऊपर नंबर लिखा होता है, वो ICCID होती है। तो ये सारी चीजें जो हैं आईओज हमें लिख कर देते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी हमें भेजते हैं। और मेमोरी कार्ड अगर होता है तो उस मेमोरी कार्ड का कंपनी नेम, कैपेसिटी, सीरियल नंबर, हमें ये सारा डॉक्यूमेंट में आईओज लिख के देते हैं जिससे कि हम कंपेयर कर सकें। नेक्स्ट अगेन डेस्कटॉप होगा तो क्या-क्या जो है डिटेल्स जाएंगी पैकेट्स पे, और इमेज वीडियो है तो उसकी फाइल नेम, ये सारी चीजें लिंक्ड है। अभी आप देख रहे हो कि MD5 SHA-1 SHA-256 ये क्या है? एक लेमैन टर्म में समझिए। नेक्स्ट स्लाइड कर लो, मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। हैश वैल्यूज क्या होती हैं? जो मैं आपसे फिंगरप्रिंट की बात कर रही थी कि डिजिटल एविडेंस जो होता है ना वो एज अ फिंगरप्रिंट काम करते हैं। अब कैसे? हैश वैल्यू एज अ फिंगरप्रिंट होती हैं डिजिटल फाइल्स की, डॉक्यूमेंट्स की। वो अगर चेंज हो गई दैट मीन्स आपकी फाइल में, आपके डॉक्यूमेंट में ऑल्टरेशन हुई है। ठीक है? हैश वैल्यू
तभी चेंज होगी जब किसी भी फाइल डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ की हो, वरना वो एज इट इज सेम रहती है। हैश वैल्यू इज लाइक अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू होती है जो कि हमेशा फिक्स रहती है, जो कि चेंज नहीं होती अनटिल अनलेस उसमें टेम्परिंग ना हो। तो ऐसे डिजिटल एविडेंस जो है वो यूनिक हो जाते हैं, एज अ फिंगरप्रिंट काम करते हैं। ठीक है, और यस, नेक्स्ट एनालिसिस पार्ट आ गया, ये सब एक्विजिशन चल रहा था। नेक्स्ट सी मैं बहुत शॉर्ट ये मैं बताऊंगी। हमारे पास ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी होते हैं और हमारे पास प्रोप्राइटरी भी होते हैं। हम फोरेंसिक एक्सपर्ट जो गवर्नमेंट लैब्स के लिए काम कर रहे हैं और जितनी भी गवर्नमेंट लैब्स हैं, हमें ओपन सोर्स टूल यूज करने की परमिशन ही नहीं है और ना हम कर सकते हैं, क्योंकि जो ओपन सोर्स टूल होते हैं वो रिलायबल नहीं होते हैं ऑब्वियसली। तो हम प्रोप्राइटरी जो खरीदे हुए जो सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर्स हैं, हम वही अपने लैब में यूज़ कर सकते हैं फॉर ऑब्वियस रीज़न्स। तो ओपन सोर्स कुछ ये सॉफ्टवेयर हैं, एफटीके इमेजर हो गए, जो कि आपको फ्रीली अवेलेबल हो सकते हैं। मतलब जब आप जाएँगे, आप सर्च करेंगे और ये जो जहाँ जो नाम दिए हुए हैं एफटीके, स्विफ्ट, मैग्नेट, रैम कैप्चर, ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट जो हैं, आपको अवेलेबल होंगे। तो ये उन सब का जो है नेम है। अम यस, जो कि मैं बता रही थी प्रोप्राइटरी टूल। मोबाइल फोरेंसिक के लिए वी आर यूजिंग सेलिब्राइट का यूफेड, बहुत गो टू सॉफ्टवेयर है जो कि हम यूज करते ही करते हैं। हर मोबाइल फोरेंसिक के केस में हम यूफेड, सबसे पहले यूफेड, सब एक्सपर्ट सारी एफएसएल्स में यूफेड हम यूज कर रहे हैं, जो कि अभी नॉर्मल यूफेड नहीं रह गया है, अब यूफेड इनसाइट्स आ गया है। ठीक है, तो हम वो यूज कर रहे हैं। अगर यूफिट से हमारे केसेस मोबाइल जो है एक्सट्रैक्शन नहीं हो रहा है, फिर हम जाते हैं एक्सआरवाई पे। ठीक है, एक्सआरवाई से नहीं हो रहा है तो अगर आपने सुना हो ऑक्सीजन, तो ये सारे जो है ना हमारे प्रोप्राइटरी टूल है मोबाइल फोरेंसिक्स के लिए। ये जो एफटीके यहाँ पर मेंशन है और वो जो एफटीके पिछले ओपन उसमें मेंशन था, वो जो है वो दोनों डिफरेंट हैं। तो ये एफटीके जो है ये फोरेंसिक टूल किट है। वो एफटीके इमेजर था, वो सिर्फ और सिर्फ इमेजिंग के लिए यूज करते हैं। और ये जो मैग्नेट, एनकेस और डीवीआर है, दैट इज फॉर डिस्क फोरेंसिक। नेक्स्ट, ये जो मैं पहले बात कर रही थी दैट वाज सॉफ्टवेयर बेस्ड। ओके, अब ये जो है वो हार्डवेयर है। अगर आप देख पा रहे हो, ये टैब्ल्यू है, फेल्कन एक होता है सेम, और डोजियर, ये सारे जो है हार्डवेयर, एज इन हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इनको जब हम यूज कर रहे हैं, इसकी डायरेक्ट इमेजिंग के लिए हम यूज करें, कोई भी हमारे पास जब क्वेश्चन है एग्जिबिट, उसकी इमेजिंग के लिए हम ये हार्डवेयर जो है हम यूज कर रहे हैं। तो ये हार्डवेयर बेस्ड फिजिकल एक्सट्रैक्शन है काइंड ऑफ। नेक्स्ट, नेक्स्ट सी, ये क्राइम सीन पे ले जाने वाला होता है यूफेड टच। अब ये थोड़ा काइंड ऑफ हम यूज करते भी और नहीं भी करते हैं हम, क्योंकि हमारे पास अब भी गो टू थोड़े सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर आ गए हैं जो कि हम क्राइम सीन के लिए यूज करते हैं। ये बेसिकली यूफेड टच जो है वो क्राइम सीन के लिए यूज किया जाता था और अभी भी कुछ लोग यूज करते हैं जिन्होंने अपनी लैब को अपग्रेड नहीं किया है। तो यस, हैश वैल्यू की जो मैं बात बता रही थी, इट्स एन अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू। कभी-कभी हमसे पूछ लिया जाता है कि जो इमेज आपको मिली है और जो हमारे पास क्राइम सीन पे हमारे पास डेटा था, उसकी हैश सेम है या नहीं है। तो हैश वैल्यू ऐसा रोल प्ले करता है। तो हमें जब भी हम सॉफ्टवेयर में अपना जो एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं और एनालिसिस कर रहे हैं, तो हमें हैश वैल्यू जो है वो सॉफ्टवेयर ऑटोमैटिकली एक्सट्रैक्ट करके देता है हर फाइल और इमेज की। मैम यूफेड कैसे काम करता है ये बता दीजिए। यूफेड जो यूफेड इनसाइट्स की हम बात करते हैं, वो एक सॉफ्टवेयर है सेलिब्राइट कंपनी का, जिसमें कि मोबाइल फोरेंसिक सॉफ्टवेयर है बेसिकली। ठीक है, तो हम उस पे अपने डिवाइसेस जो हैं कनेक्ट करते हैं। उसमें ऑप्शंस आते हैं डिफरेंट के, एंड्रॉइड फोन है या आपका आईओएस बेस्ड है फोन। तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना फ़ोन जो है कनेक्ट करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हमें पता है ये आईफ़ोन आता है तो आईफ़ोन पे कनेक्ट करेंगे। बट डिफरेंट जो है
मॉडल के अकॉर्डिंग एक्सट्रैक्शन होता है, जो कि एक एक्सपर्ट ही थोड़ा लाइक तुमको थोड़ा टाइम लगेगा देखने में और वो आपको ऐसे समझ भी नहीं आएगा। यू कैन गो ऑन यूट्यूब एंड सर्च फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ एनी मॉडल थ्रू इनसाइट्स यूफेड, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अभी तो यहाँ पर मैं दिखा नहीं सकती हूँ आपको, तो आप लैब में अगर इंटर्न हो तो तब भी ज्यादा आपको समझ आएगा, बट मैं एक ओवरव्यू देती हूँ। उसमें मैं अपना एंड्रॉइड या आईओएस के बेस पे एक्सट्रैक्शन पे लगाऊंगी और फिर वो कुछ कुछ स्टेप्स देगा हर फोन के लिए। ऐसा नहीं है कि अगर मेरे पास एक ओप्पो का कोई फॉर इंस्टेंस मेरे पास वन प्लस का 9 प्लस फोन है, 9 प्लस प्रो है, तो ऐसा नहीं है कि मेरा एक मॉडल आज सेम प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट हो गया तो वो थोड़े टाइम बाद सेम प्रोसेस से ही एक्सट्रैक्ट होगा, ऐसा नहीं होता। हर मॉडल के अपने कुछ इश्यूज होते हैं। तो अगर मेरा फोन जो है इनसाइट से लग गया, वेल एंड गुड। यूफेड फॉर पीसी अपना ही सेलिब्राइट का ही अलग से एक सॉफ्टवेयर है। तो कितने फोन ऐसे होते हैं जो कि इनसाइट से एक्सट्रैक्ट ना होकर यूफेड फॉर पीसी, जो कि उनका एक पुराना वर्जन है, उससे एक्सट्रैक्शन हो जाता है। तो अगेन उस पे कुछ स्टेप्स आते हैं, हमें उनको फॉलो करने होते हैं उसके अकॉर्डिंग। अपने फोन में हमें चेंजेस करने होते हैं। आई फॉरगॉट टू टेल यू, हमें एक्सट्रैक्शन से पहले हमारे फोन में डेवलपर मोड ऑन करना होता है, जिससे कि हम ऑथराइज करते हैं सॉफ्टवेयर को एक्सट्रैक्शन के लिए। उसके बाद हम जो भी स्टेप्स रहते हैं वो आपको अभी ऐसे नहीं पता चलेगा, बट मैं आपको बता दूं स्टेप्स जो भी होंगे उसको फॉलो करके डेटा जो है वो एक फाइल बनाएगा। फाइल के बाद हमें उसको एक रीडेबल फॉर्मेट में पढ़ने के लिए उसको प्रोसेस कराना पड़ेगा। दोबारा एक फाइल बनेगी यूएफडीएक्स के बाद यूएफडीआर बनेगा, जो कि यूफेड सॉफ्टवेयर बना के दे रहा है। वो हमारा रीडेबल फॉर्मेट में जब आ जाएगा हम उसकी एनालिसिस करेंगे एंड रिपोर्ट भी यूफेड से ही प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू होती है, अपना फिंगरप्रिंट की तरह काम करती है। तो क्या ये कुछ पॉपुलर जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि हर फाइल, डॉक्यूमेंट, इमेज, वीडियोस सबकी अपनी यूनिक हैश वैल्यू होती है अनटिल अनलेस उसके अंदर कोई अल्टरेशन ना किया हो। तो जो हमारे सॉफ्टवेयर हैश वैल्यूज पता करके दे रहे हैं वो होती है MD5 शाफ्ट 256। तो दीज आर दी एग्जांपल। नेक्स्ट, ये कुछ ओपन सॉफ्टवेयर हैं, ओपन ये मतलब लिंक फ्री है। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको किसी भी इमेज की हैश वैल्यू जो है आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पार्ट है रिपोर्टिंग ऑब्वियसली। नेक्स्ट, ये जो है एक सेट है कि हमें ऐसी रिपोर्ट बनानी चाहिए, बट हर एफएसएल का, ये तो आपने स्टैंडर्ड देख लिया, बट हर लैब का अपना एक खुद का प्रोप्राइटरी या यूनिक जो है फॉर्मेट होता है। देना हमें इंट्रोडक्शन चाहिए। इंट्रोडक्शन से आप ऐसे समझिए कि हम पूरी केस की डिटेल देते हैं एक रिपोर्ट में। डिटेल देने के बाद उसके हम ऑथराइज ये लिखेंगे कि भई दिस रिपोर्ट इज एडमिसिबल अंडर 63(4)(c). ठीक है, मतलब हम अपनी डिटेल्स लिखेंगे, फिर उसके अंदर एविडेंस की समरी लिखेंगे। अब इंट्रो दे दिया हमने, एफआईआर डिटेल्स दे दी, कौन से पुलिस स्टेशन से आया था ये केस, ये इसमें कौन से अंडर सेक्शन के अंडर में ये केस है, ये सारा इंट्रो देने के बाद एविडेंस की समरी आती है। फॉर इंस्टेंस मुझे किसी केस में 2 मोबाइल फोन मिले हैं, उस पे कौन सी सील लगी थी। ठीक है, सील कैसे आप इमेजिन करो, वो लाख की सील्स होती है ना, तो वो डिफरेंट तरीके के उस पे यूनिक जो आईओज होते हैं अपनी सील लगा के भेजते हैं। उस पे कोई भी इनिशियल हो सकते हैं, जेएस, एएस, केएस, कुछ भी। तो वो हमें सैंपल सील भी भेजते हैं। तो एविडेंस समरी में हम ये लिखेंगे कि हमारे पास जो एविडेंस आया था उस पे ये सील लगी थी, और एविडेंस हमें ओप्पो का फोन, मेक, टाइटल और उसका IMEI ये था। ये पूरा एविडेंस समरी हम लिख देंगे। अब उसके बाद आता है एग्जामिनेशन एंड एनालिसिस। मैंने कौन से सॉफ्टवेयर से अपने फोन का एक्सट्रैक्शन किया और किससे एनालिसिस की, और उतने कंक्लूजन मैं उसमें लिख दूंगी, और अपेंडिक्स में आ जाएगा कि मेरे को 2 फोन रिसीव हुए थे इस लैब में, और 2 ही फोन जो है मैं आपको आगे सबमिट करने वाली हूँ। जितने मैंने अपने फोन या जितने भी एग्जिबिट्स मैंने एनालिसिस की है जिनकी, उसका अपेंडिक्स बनाकर मैं दे दूंगी। दिस इज द एंड ऑफ द रिपोर्ट। नेक्स्ट,
कंक्लूजन, डिजिटल फॉरेंसिक फील्ड इज एबल टू, लाइक ऑब्वियसली हम क्या करते हैं, बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जहां पर टूटे फूटे फोन भी हमें ऐसी कंडीशंस में होते हैं जहां पर लगता है कि नहीं निकलेगा डेटा, बट ऑब्वियसली टूल्स हैं हमारे पास अब इतने फास्ट फॉरवर्ड टूल्स भी हैं जिसमें कि हमारे पास पासवर्ड क्रैक भी हो जाता है। लाइक ऑब्वियसली उसमें टाइम लगता है, अगर iOS पासवर्ड प्रोवाइड करवा दे तो इट्स वेल एंड गुड, बट अगर नहीं है तो वो इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, बट हमारे पास ऐसे टूल्स हैं जो कि पासवर्ड भी क्रैक कर लेते हैं। तो या नेक्स्ट, सी अब तो हैंड्स ऑन हम कर नहीं पाएंगे, सो आई गेस यू एंजॉयड दिस सेशन, और अगर कुछ भी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं मुझसे अभी। Ma'am, that was मैम an interesting session. थैंक यू सो मच, यू कैन कनेक्ट मैम विद मी। हाँ जी बेटा। मैम एक क्राइम सीन पे कितने टाइप की फॉरेंसिक टीम प्रेजेंट रहती है या प्रेजेंट रहना होता है? सी क्राइम सीन टीम ही प्रेजेंट रहती है, जिनको पता है डिजिटल एविडेंस, डीएनए वाले एविडेंस, टॉक्सिकोलॉजी डिवीजन में जो एविडेंस जाएंगे, ये सारे लोगों को, ये जो फॉर इंस्टेंस 5 लोगों की टीम है वो क्राइम सीन के ही टीम मेंबर हैं। तो इनको ओवरव्यू होता है कि अगर हमें डिफरेंट टाइप ऑफ एविडेंस कलेक्ट करने हैं तो वो कैसे सीज होते हैं। जैसे कि मैं कोर फॉरेंसिक बैकग्राउंड से आती हूँ, तो जैसे कि मैंने बताया था कि मैंने हर तरीके की फोरेंसिक के डिविजन्स की मुझे नॉलेज है, तो मुझे पता है कि मुझे ब्लड सैंपल्स कैसे उठाने हैं क्राइम सीन से, मुझे फिंगरप्रिंट कैसे उठाने हैं। 2 फिंगरप्रिंट के भी अपने अलग स्पेशलिस्ट होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, बट मुझे ये सारी चीजें बाय डिफॉल्ट आती हैं, और क्राइम सीन पे सिर्फ क्राइम सीन टीम ही जाती है, नॉट मी। ओके मैम, यस, ओके, थैंक तो यू। वो उस टीम में कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं। ओके जी, एनीबडी एल्स? Hello, ma'am. हाँ जी। Ma'am, my question is pertaining to the fact that can you retrieve the data, like any kind of data which has been deleted months back, or like from any kind of a डेफिनेटली, device like iPhone, Realme, like Android or iPhone? So, इट नेवर डिपेंड्स ऑन मॉडल और एनीथिंग। अब हमारा काम ही यह है कि हम डिलीटेड डेटा रिट्रीव करके देते हैं, बी इट वो 10 इयर्स पुराना हो या 5 इयर्स। इट जस्ट कि हमारी ड्रॉबैक्स ये होते हैं कि हमारे पास फोन जो है इंटेक्ट पोजीशन में आए, क्योंकि जब फोन थोड़ा डैमेज या फिजिकली डैमेज फोन कंडीशन में हमें आता है तो इट विल टेक मंथ्स टू रिट्रीव द डेटा। ओके, कभी कभी करप्टेड निकल जाता है, कभी इतना डैमेज होता है कि हमको उसको नॉर्मल कंडीशन लाने के लिए इट विल टेक मंथ्स। तो दैट्स व्हाट वी डू, वी रिकवर डिलीटेड डेटा फ्रॉम डिस्क, from mobile phones, from memory card, from corrupted pen drives. so ma'am, there is a possibility that any that data to the any extent can be recovered, whether it be 5, 10 year old, or the duration doesn't matter. See, 5-10 year old के केसेस हमारे पास आते ही नहीं है, इतना तो हमारे पास अभी तक टिल नाउ आई हैवंट एक्सपीरियंस्ड एनी सॉर्ट ऑफ केस जिसमें 10 साल पुराना जो है एग्जिबिट जो है मैंने हैंडल किया हो। हाँ जी, 5 साल या 4 साल बोल सकते हैं, तो उसमें से वी कैन डेफिनेटली रिकवर एनीथिंग, अगर वो सही कंडीशन में आया है तो। Okay, ma'am. Thank you. एंड मैं बताऊं, ये जो डिलीटेड और ऐसे वाले आप क्वेश्चन कर रहे हैं ना, उसके लिए पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर्स हैं, वो करते यही हैं कि डिलीटेड डेटा जो है, इनफैक्ट वो बताएंगे भी सॉफ्टवेयर में से कोई 10 lakhs फोटो रिकवर हुई है एक मोबाइल फोन में से, तो 10,000 फोटोज जो हैं वो डिलीटेड रिकवर की हैं, तो वो उस पे ऑप्शन शो होगा कि ये जो फोटोज हैं डिलीटेड थी और सॉफ्टवेयर ने उसको रिट्रीव करके दिया है। सॉफ्टवेयर स्पेशलाइज्ड हैं इन चीजों के लिए। Ma'am, my question is like a little silly because I myself have lost my phone. So Okay. I am asking in that context if I can recover my data even if I don't have my phone. So No. through my, We can't do anything if you don't have, actual phone but with that you. data was on the Realme clouds. If you have access to your cloud, you can recover it, no? But the Realme has stopped the cloud services. Like they have begun the paid services, but before beginning the paid service, they have given the disclaimer that if someone doesn't take the subscription, the data will be lost within 3-4 months. So I cannot do that, and my data lost. Then we also can't help you.
Okay, thank you. हाँ हाँ जी, हमें उस केस में इनफैक्ट हमें हर कंडीशन में हमें एग्जिबिट तो अपने हाथ में चाहिए ना एनालिसिस के लिए, एक्सट्रैक्शन के लिए. हाँ. So if phone is there, let's say it's been formatted multiple times, so then also it can be even after formatting. I'm not asking about deleting. सी उस केसेस में क्या होता है, फॉर्मेटेड या तुमने एक एविडेंस के साथ हिंडर करने की कोशिश की है, तो देयर इज अनदर यू नो So that's जैसे the बोल presumption of guilt against you, right? तो सॉरी, कम अगेन. That will be a presumption of guilt कि that you have tried to interfere with the evidence. उसके लिए अलग है ना, अलग से ही तुम्हारे सेक्शंस बने हुए हैं. इफ यू ट्राई टू डिलीट द डेटा और ट्राई टू मैनिपुलेट द डेटा, तो उसके लिए भी Okay. अलग सेक्शन है जिससे कि तुम्हें सजा हो सकती है फॉर सर्टेन इयर्स विद फाइन. Okay. हाँ जी. Okay. Thank you so much, ma'am. It was थैंक very यू. insightful session. Thank you. थैंक यू सो मच एवरीवन. आई होप आप सबके सारे क्वेश्चन के मैं आंसर कर पाई हूँ और आपने एंजॉय किया होगा ये सेशन. और फोरेंसिक्स में उतना ही इंटरेस्ट आपका डेवलप हुआ होगा जितना मैं. आई एम ऑलवेज क्यूरियस अबाउट फोरेंसिक्स. थैंक यू सो मच. शुड आई एंड दिस? Thank you so much, ma'am. थैंक यू एवरीवन. All the participants, please wait. The post-assessment form will be visible on your screens in just a while. And also, I'll be sending the link in the chat box. You can fill out the post-assessment form. And then after that, you can leave the meet.